नमस्कार प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूं सभी स्वस्थ होंगे, ठीक होंगे और आपकी पढ़ाई भी सुचारू रूप से चल रही है। प्यारे बच्चों, क्षितिज भाग 2 पुस्तक का हम लोगों ने काव्यखंड कंप्लीट कर लिया था। आज इस सेशन में हम लोग गद्य खंड के बारे में पढ़ेंगे, यानी वन शॉट में टोटल चैप्टर की समरी हम लोग पढ़ लेंगे। यदि ध्यान से समझेंगे अच्छे, यानी कि एक एक शब्द को आप लोगों ने ध्यान से सुन लिया तो ये मान लो एमसीक्यू सब्जेक्टिव क्वेश्चन यहीं से हमारे कंप्लीट भी हो जाएंगे। ठीक है, तो जल्दी से एक बार आ जाइए, जुड़ जाइए सेशन से। उसके बाद हम लोग शुरुआत करते हैं। प्यारे बच्चों, एक बार सभी मुझे एक बार कमेंट करके बता दीजिए क्या मेरी आवाज आ रही है या नहीं आ रही। कहीं क्या पता आवाज ही नहीं आ रही हो और मैं दौड़ रहा हूँ सेशन को लेकर के आगे। चलो जल्दी से आ जाइए आप लोग सभी। नमस्ते नमस्ते बेटा, नमस्ते नमस्ते। आ गए सभी। आ जाओ भी, जल्दी से जुड़ जाओ यार। 12 बज चुके, तुम्हें पता है ना 12 बजे सेशन है हमारा। गद्य खंड को हम लोग कंप्लीट करने वाले हैं। आप लोगों में से कौन कौन ऐसा स्टूडेंट्स है जो काव्य खंड को अभी तक पढ़ा नहीं है, जल्दी से बताइए। आयुष कुमार प्रेजेंट, ओके। आ जाइए सभी, जल्दी से आ जाओ, एक बार जुड़ जाओ सभी। मतलब 12 बजे फिक्स क्लास स्टार्ट हो जाए तो भी आप लोगों को लेट आना है, मतलब नियम बना रखा है ना। नियम बना रखा है कि लेट आना है तो लेट आना ही है गुरुजी, चाहे आप 12 बजे आओ चाहे आप 12:15 आओ, है ना। ऐसा नहीं होना चाहिए बेटा। ओमकार जोशी, सभी ने पढ़ लिया, सभी कंप्लीट हो गए सेशन सभी का। काव्यखंड सभी ने पढ़ लिया होगा, उम्मीद है। आधे टाइम पे आ गए, वेरी गुड, शाबाश। तो सभी एक दूसरे को कॉल कर लो यार और सेशन को शेयर कर दो जल्दी से। जो व्हाट्सएप स्टेटस है ना वहां पर लिंक को शेयर कर दो सभी मिल करके एक बार, और एक दूसरे को कॉल कर लो। 12:05 पे मैं जल्दी से सेशन को स्टार्ट कर दूंगा फिर मैं। ओके, तो कैसे चल रही है आप लोगों की पढ़ाई। हिंदी कंप्लीट हुई या नहीं हुई अभी तक, या कोई दिक्कत है किसी को बता सकता है वो भी। कौन कौन से टॉपिक में दिक्कत है ये भी बता सकते हो आप लोग। हाँ, स्ट्रेटजी बता देंगे बेटा, 15 को 6 PM पर बता देंगे, ठीक है। ओके, चलो करें शुरुआत। तो प्यारे बच्चों, क्षितिज पार्ट 2 यानी क्षितिज भाग 2 गद्य खंड, काव्य खंड हम लोगों ने यानी पद्य खंड हम लोगों ने पढ़ लिया था। समरी पढ़ेंगे ऑल चैप्टर की केवल एक ही शॉट में, यानी कि इस सेशन में हम लोग गद्य खंड को कंप्लीट करने जा रहे हैं, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है, सेशन से सभी को जुड़ना है और सभी जुड़ जाएंगे तो मजा आ जाएगा सेशन में, ठीक है। ग्रामर पूरा नहीं पढ़ा, क्यों नहीं पढ़ा बेटा, प्लेलिस्ट बन चुकी है आप लोगों की, वहां से पढ़ लीजिए जल्दी से, मजा आ जाएगा फिर, ठीक है। चलो करें शुरुआत। आगे सभी, आगे क्या रेडी हैं सभी। नमस्कार प्यारे बच्चों, आप सभी का हार्दिक अभिनंदन, स्वागत है हमारे YouTube चैनल 24/7 क्लास 9th और 10th पे। चलो बेटा जल्दी से सेशन को शेयर करो यार, बहुत कम बच्चे हैं। जब तुम्हें पता था कि क्लास है तो फिर क्यों लेट हो रहे हो भी, क्या बात है। चलो, तो सबसे पहला चैप्टर आता है नेताजी का चश्मा। जल्दी से मुझे आप लोग नेताजी का चश्मा जो कहानी है उसके राइटर कौन है, लेखक कौन है, उसका नाम जल्दी से मुझे बता दीजिए। फिर मैं आप लोगों को बता दूंगा कि इस चैप्टर में क्या लिखा हुआ है, बताइए जल्दी से। एक क्वेश्चन यहाँ ये बन जाता है कि देश बनता किससे है, वहां की संस्कृति से, नदियों से, पहाड़ों से, वहां लोग रहने वाले एक दूसरे की सहायता करने वालों, इन सभी से मिलकर क्या है एक देश बनता है। एक क्वेश्चन यहाँ बनता है, ध्यान रखना।
कुछ मैंने येलो कलर्स में कुछ शब्दों को मैंने हाईलाइट किया है, वो तो आप लोगों को पढ़ना है, ठीक है। हाँ, देश बनता है उसमें रहने वाले सभी नागरिकों, नदियों, पहाड़ों, पेड़ पौधों, वनस्पतियों, पशु पक्षियों से और इन सब से प्रेम करने तथा इनकी समृद्धि के लिए प्रयास करने का नाम ही क्या है, देशभक्ति है। यानी कि देशभक्ति क्या है, ऐसा नहीं है कि आप लोग बस एक दूसरे की सहायता करके ही आप लोग देशभक्ति दिखा सकते हैं, नहीं। यहाँ की प्रत्येक वनस्पति, पेड़ पौधे, नदी, पहाड़, पर्वत, यानी कि समाज के प्रत्येक सदस्य एक दूसरे की सहायता करने के लिए हमेशा तत्पर रहे, तो उसी का नाम क्या है, एक देशभक्ति, और उसी से क्या बनता है, एक देश भी बनता है। अब नेताजी का चश्मा जो कहानी है, कैप्टन चश्मे वाले के माध्यम से देश के करोड़ों नागरिकों के योगदान को रेखांकित करती है, जो इस देश के निर्माण में अपने अपने तरीके से सहयोग करते हैं। यानी कि ऐसा कहा गया है, यहाँ पर लेखक ने हमें बताया है, स्वयं प्रकाश जी ने क्या बताया कि जवानों में या युवाओं में या बड़े बूढ़ों में ही नहीं देशभक्ति भरी हुई, यहाँ देशभक्ति बच्चों में भी कूट कूट कर भरी हुई है। वो पता कैसे चलता है, कैसे पता चलता है, जब अंतिम समय में हालदार साहब नेताजी की जो मूर्ति प्रतिमा बनाई गई संगमरमर की, उस पर वो एक सरकंडे का चश्मा देख करके ये महसूस किया गया कि यह चश्मा है जो सरकंडे का किसी बच्चे द्वारा बनाया गया होगा। कहानी यह कहती है कि बड़े ही नहीं, बच्चे भी इसमें क्या है, शामिल है। अब देखो यहाँ पे, ये ध्यान से सुनना, मैं वैसे ही बता देता हूं इसके बारे में। क्या होता है कि हालदार साहब कंपनी के सिलसिले से हर 15वें दिन उस कस्बे से निकलते, जिस कस्बे के बारे में इसमें बताया गया है, और जैसे वो कस्बे से निकलते तो एक चौराया आता है, तो वो क्या देखते हैं कि चौराहे पर जो गोल चक्कर है उस पर एक नेताजी की प्रतिमा बनी हुई है जो संगमरमर की बनी हुई। तो वो देख करके चौंक जाते हैं कि पूरी मूर्ति संगमरमर की थी, लेकिन जो चश्मा था वो रियल चश्मा था। रियल चश्मा क्या, जैसे आप और हम लोग लगाते, ऐसा रियल चश्मा था, गोल फ्रेम का, चौकोर फ्रेम का। यानी कि सेकंड टाइम गए तब कुछ दूसरा चश्मा था, थर्ड टाइम गए तो फिर दूसरा चश्मा उन्होंने वहां दिखाई दिया। फिर उन्होंने बताया कि लेखक ने हमें बताया, स्वयं प्रकाश जी ने, इस कस्बे में एक लड़कियों का स्कूल है और एक लड़कों का स्कूल और एक नगरपालिका है। नगरपालिका है वो हर वक्त हर समय कुछ नए नए कार्य करवाती ही रहती है। कभी परिंदों के लिए कुछ पक्षी डालने के, पक्षियों का कुछ वो मतलब कहते हैं ना, कुछ पानी पीने के लिए कुछ गोंदे जैसे टाइप में बना दिया, या किसी सड़क की मरम्मत करवा दी, या किसी पुरानी हवेली की मरम्मत करवा रही है, ऐसे कुछ ना कुछ कार्य करती ही रहती थी। तो बाद में लेखक ने हमें बताया भी कि यह जो प्रतिमूर्ति है, प्रतिमा है सुभाष चंद्र बोस जी की, यह मूर्ति एक ड्राइंग मास्टर मोतीलाल जी द्वारा यह मोतीलाल जी द्वारा यह मूर्ति बनाई गई थी। उन्होंने जब नगर पालिका के सदस्यों ने जब उनको बुलाया तो उन्होंने 1 महीने का टाइम दे करके उन्होंने कहा कि मैं 1 महीने में यह मूर्ति बना करके रख दूंगा, यानी कि बनाकर मैं आपको दे दूंगा। उन्होंने अपना वादा पूरा किया है। तो देख लीजिएगा एक बार इसे, हालदार साहब को हर 15वें दिन कंपनी के काम के सिलसिले से उस कस्बे से गुजरना पड़ता था। उस कस्बे में एक बाजार था, कस्बे में एक लड़कों का स्कूल था, एक लड़कियों का स्कूल था, एक सीमेंट का छोटा सा कारखाना, ये ध्यान रखना है आप लोगों को, और 2 ओपन एयर सिनेमा घर थे और एक नगर पालिका भी थी। नगर पालिका थी तो कुछ न कुछ करती भी रहती थी। कभी कोई सड़क पक्की करवा दी, कभी कुछ पेशाब घर बनवा दिए, कभी कबूतरों की छतरी बनवा दी, तो कभी कभी सम्मेलन करवा दी। यानी कुछ ना कुछ कार्य वह करती ही रहती थी। कभी सम्मेलन करवा दिया गया। इस नगरपालिका किसी उत्साही बोर्ड या प्रशासनिक अधिकारी ने एक बार शहर के मुख्य बाजार के मुख्य चौराहे पर नेताजी की, सुभाष चंद्र बोस की एक संगमरमर की प्रतिमा लगवा दी। यानी किसी एक प्रशासनिक अधिकारी, जो नगर पालिका कोई अधिकारी होगा, उसने क्या किया, एक मूर्ति बनवाकर वहां पर लगवा दी गई। अब इसमें कस्बे में एक इकलौते हाई स्कूल के इकलौते ड्राइंग मास्टर जिसका नाम था मोतीलाल जी को ही यह काम सौंप दिया गया होगा, जो महीने भर में मूर्ति बनाकर पटक देने का क्या दिला दिया, विश्वास दिला रहे थे। यानी कि जो प्रशासनिक अधिकारी जिसके पास पैसे थे, पहले पैसों के अभाव में वह मूर्ति नहीं बनी थी, लेकिन किसी प्रशासनिक अधिकारी ने मुख्य चौराहे पर वह मूर्ति बनाने का कार्य दिया, किसको, मोतीलाल जी को। मूर्ति संगमरमर की थी, टोपी की नोक से कोट के दूसरे बटन तक कोई 2 फुट की ऊंची, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, ये ध्यान रखने क्वेश्चन पूछा जाएगा। यानी कैसे पूछा जाएगा, जो संगमरमर की मूर्ति नेताजी की बनाई गई कितने फुट की थी, लगभग 2 फुट। उसे किस नाम से जाना गया है, बस्ट के नाम से जाना
गया है। मूर्ति को देखते ही दिल्ली चलो और तुम मुझे खून दो वगैरह वगैरह याद आने लगते हैं, यानी कि दिल्ली चलो और तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजाद, ऐसे नारे वो मूर्ति को देखते ही हमें याद आने लगते थे, ऐसा लेखक कह रहे हैं। केवल एक चीज की कसर थी जो देखते ही खटकती थी। नेताजी की आंखों पर जो चश्मा नहीं था, यानी चश्मा तो था लेकिन संगमरमर का नहीं था, एक सामान्य और सचमुच के चश्मे का चौड़ा काला फ्रेम मूर्ति का पहना दिया गया था। हालदार साहब जब पहली बार इस कस्बे से गुजरे और चौराहे पर पान खाने रुके, तभी उन्होंने इसी लक्षित किया और उनके चेहरे पर एक कौतुक भरी मुस्कान फैल गई। वाह भाई, यह आइडिया भी ठीक है, मूर्ति पत्थर की लेकिन चश्मा किसका था प्यारे बच्चों? रियल का। तो यहाँ तक हमें कुछ क्वेश्चंस बन जाते हैं कि हालदार साहब कितने दिनों के बाद कंपनी के सिलसिले से उस कस्बे से गुजरते थे, तो 15वें दिन। ठीक है। जो ड्राइंग मास्टर का क्या नाम जिसने सुभाष जी की प्रतिमा बनाई? मोतीलाल। कितने फुट की थी? 2 फुट की थी। और चश्मा था, रियल था। उस 2 फुट की मूर्ति को किस नाम से जाना गया? बस्ट के नाम से जाना गया। उस कस्बे में एक लड़कों का स्कूल था, एक लड़कियों का हाई स्कूल था, एक सीमेंट का कारखाना, 2 एयर सिनेमा घर थे और एक नगर पालिका थी जो कुछ न कुछ कार्य करवाती ही रहती थी। महत्व मूर्ति के रंग रूप या कद का नहीं, उस भावना का है, उस भावना का है। वरना तो देशभक्ति भी आजकल मजाक की चीज होती। आपसे पूछा जाएगा कि नेताजी का चश्मा नामक कहानी के अनुसार आजकल मजाक की चीज क्या होती जा रही है, तो क्या होती जा रही थी? देशभक्ति एक आजकल मजाक की चीज होती जा रही थी। दूसरी बार जब हालदार साहब उधर से गुजरे तो उन्हें मूर्ति पर कुछ अंतर दिखाई दिया। ध्यान से देखा तो पाया कि चश्मा दूसरा है। पहले मोटे फ्रेम वाला चौकोर चश्मा था, अब तार फ्रेम वाला गोल चश्मा है। कहने का तात्पर्य क्या है? पहली बार देखा तो चौकोर चश्मा था, अब कैसा चश्मा दिखा उनके ऊपर? गोल फ्रेम वाला चश्मा दिखाई दिया। यानी कहने का तात्पर्य क्या है? पूरी की पूरी मूर्ति थी वो संगमरमर की बनी हुई थी, लेकिन प्यारे बच्चों चश्मा था वो रियल चश्मा था। जैसे उन्होंने तीसरी बार देखा तो फिर नया चश्मा था। हालदार साहब की आदत पड़ गई हर बार कस्बे से गुजरते समय चौराहे पर रुकना, पान खाना और मूर्ति को ध्यान से देखना। यानी कि जैसे ही हालदार साहब हर 15वें दिन उस कस्बे से गुजरते तो चौराहे पर अवश्य रुकते थे और रुकने के बाद वो पान की दुकान पान खाते और मूर्ति की दुकान उस मूर्ति को ध्यान से देखते थे। पान वाले के खुद के मुंह में पान ठूसा हुआ था। वह एक काला मोटा और खुश मिजाज आदमी था। यानी कि पान वाले के बारे में आपसे पूछा जाता है, पान वाले के व्यक्तित्व के बारे में आप लोगों को बताना है। हालदार साहब यह प्रश्न सुनकर वह आंखों ही आंखों में हंसा, उसकी तोंद थिरकी, पीछे घूमकर उसने दुकान के नीचे पान थूका और अपनी लाल काली बत्ती सी दिखाकर बोला, कैप्टन चश्मे वाला करता है। जब हालदार साहब ने पूछा कि यह चश्मा रोज कौन बदलता है, तो उसने कहा कैप्टन वाला। अब जब लेखक ने हालदार साहब ने पूछा क्या वह सुभाष चंद्र बोस जी का कोई सैनिक था या आजाद हिंद फौज का कोई सैनिक था, तो वह लाल बत्ती सी वाला मुंह में जो पान ठुसा हुआ था वो थूक पीक करता है पीछे और फिर वह उसे बताता है। यह सब ठीक है। क्या करता है हालदार साहब? कुछ समझ नहीं पाए। चश्मा चेंज कर देता है। पान वाले ने समझाया क्या मतलब, क्यों चेंज कर देता है? हालदार साहब अब भी नहीं समझ पाए। कोई गिराक आ गया समझो, उसके चौड़े चौखट चाहिए तो कैप्टन किधर से लाएगा, तो उसको मूर्ति वाला दे दिया, उधर दूसरा बिठा दिया। कब क्या मतलब क्या हुआ इसका कि उसने कहा कैप्टन जो चश्मे वाला है, जब वो जो चश्मा मूर्ति पर लगाता, कोई भी ग्राहक आता तो उस मूर्ति वाले को कहता मूर्ति जैसा चश्मा चाहिए, मूर्ति पर लगा हुआ जैसा, तो मूर्ति का चश्मा उतारता और उसे दे देता और वहां पर कोई दूसरा चश्मा लगा देता था। अब हालदार साहब को बात कुछ समझ में आई। एक चश्मे वाला ही है जिसका नाम क्या है? कैप्टन है। उसे नेताजी की बगैर चश्मे वाली मूर्ति बुरी लगती है, बल्कि आहत भी करती। आहत क्या होता है? दुख करता है। कहने का तात्पर्य क्या है कि जैसे वो मूर्ति को देखता तो मूर्ति को जैसे कैप्टन वाला देखता तो उसके पास क्या होता था? चश्मे की दुकान थी। चश्मे की दुकान भी नहीं थी, वो क्या करता, एक बांस की लकड़ी हुआ करती थी, उसके ऊपर 2-4 लकड़ियां लटकी हुई थी और उसके ऊपर चश्मे लगा दिए करते थे और उसे उस मूर्ति के पास रख कर के दीवार के पास में चश्मे बेचा करता था।
मानो चश्मे के बगैर नेताजी को असुविधा हो रही हो, इसलिए वह अपनी छोटी सी दुकान में उपलब्ध गिने चुने फ्रेमों में से एक नेताजी की मूर्ति पर फिट कर देता। लेकिन जब कोई ग्राहक आता तो उसे वैसे ही फ्रेम की दरकार होती जैसा मूर्ति पर लगा है, तो कैप्टन चश्मे वाला मूर्ति पर लगा फ्रेम संभवतः नेताजी से क्षमा मांगते हुए लाकर ग्राहक को दे देता और बाद में नेताजी को दूसरा फ्रेम लौटा। यह भी उसका एक दुकानदारी करने का क्या था, एक तरीका था। वह आप भी कहीं जाते हो किसी दुकान पर, कहते हो ना किसी स्टेचू पर जो कपड़े लगे होते हैं, आप कहते हो मुझे ऐसा ही ड्रेस चाहिए, ऐसी ही स्वेटर चाहिए, तो फिर वो क्या करते हैं, वैसा तुम्हें देने के बाद में उस पर कोई दूसरी स्वेटर दूसरा कपड़ा पहना देते हैं, क्योंकि आप सोचते हो कि जो पहनाया गया वो अच्छा है। तो दुकानदार के लिए तो सभी कपड़े क्या होते हैं प्यारे बच्चों, अच्छे होते हैं। वाह भाई खूब, क्या आइडिया है। लेकिन भाई एक बात अभी समझ में नहीं आई। हालदार साहब ने पान वाले से फिर पूछा, नेताजी का ओरिजिनल चश्मा कहाँ गया। पान वाला दूसरा पान मुंह में ठूस चुका था। दोपहर का समय था, दुकान पर भीड़ भाड़ अधिक नहीं थी। वह फिर आंखों ही आंखों में हंसा, उसकी तोंद थिरकी, कत्थे की डंडी फेंक, पीछे मुड़कर उसने नीचे पीक यानी जो थूक होता उसे थूकना, मुस्कुराता हुआ बोला, मास्टर बनाना भूल गया। इन मास्टर कौन, मोतीलाल। ध्यान रखना मोतीलाल मास्टर ने ही यह बस्ट बनाया था, यह मूर्ति बनाई थी। पान वाले के लिए एक मजेदार बात थी कि, लेकिन हालदार साहब के लिए चकित और द्रवित करने वाली, यानी यह वह ठीक ही सोच रहे थे। मूर्ति के नीचे लिखा मूर्तिकार मास्टर मोतीलाल, वाकई कस्बे का अध्यापक, यानी एक अध्यापक था और मूर्ति के नीचे लिखा हुआ था कि बनाने वाले का नाम क्या है, मोतीलाल मास्टर, जो एक अध्यापक था। बेचारे ने महीने भर में मूर्ति बनाकर पटक देने का वादा कर दिया होगा, बना भी ली होगी, लेकिन पत्थर में पारदर्शी चश्मा कैसे बनाया जाए, कांच वाला, यह तय नहीं कर पाया होगा। ये लेखक सोच रहा है कि उसे पत्थर का चश्मा क्यों बनाया, तो लेखक यह सब आइडिया लगा रहा है, या कोशिश की होगी और असफल भी रहा होगा, या बनाते बनाते कुछ और बारीकी के चक्कर में चश्मा टूट गया होगा, या पत्थर पर चश्मा अलग से बनाकर फिट किया होगा और वह निकल गया होगा। उफ, यानी एक दुख प्रकट किया कि उन्होंने बनाया होगा, क्या वो फूट गया होगा, क्या उसने बनाने की कोशिश की होगी। तो यह सब वो है अपने आप लेखक अपने आप ही मन में सोच रहा है। हालदार साहब को यह सब कुछ बड़ा विचित्र और कौतुक भरा लग रहा था। इन्हीं ख्यालों में खोए खोए पान के पैसे चुकाकर चश्मे वाले की देशभक्ति के समक्ष नतमस्तक होते हुए वह जीप की तरफ चले, फिर रुके, फिर पीछे मुड़े और पान वाले को के पास जाकर पूछा, क्या कैप्टन चश्मे वाले नेताजी का साथी है या आजाद हिंद फौज का कोई भूतपूर्व सिपाही। लेकिन जब अब पान वाले की जो प्रतिक्रिया थी वो एक उपेक्षापूर्ण थी। वो देखो कैसे, पान वाला नया पान खा रहा था, पान पकड़े अपने हाथ को मुंह से 1.5 इंच दूर रोककर, यानी कि जैसे पान उठाया और ऐसे इस प्रकार से, यानी ना तो खाया, ना वो नीचे था, ना बीच में था, यहीं कहीं रुक गया। जब उसने ये सवाल किया हालदार साहब ने, उसने हालदार साहब को ध्यान से देखा, फिर अपनी लाल काली बत्ती सी दिखाई और मुस्कुराकर बोला, नहीं साहब, वो लंगड़ा क्या जाएगा फौज में, पागल है, वो देखो आ रहा है। कहने का तात्पर्य क्या है प्यारे बच्चों, जो पान वाला था, जो लाल बत्ती सी दिखाई दे रहा था, काली मोटी तोंद वाला, जब हालदार साहब ने उससे पूछा क्या कि यह चश्मा कौन लगाता है, तो उसने बताया कैप्टन वाला। तो उन्होंने पूछा कैप्टन वाला कौन है, तो कैप्टन वाले से पूछा कि यह कैप्टन वाला कोई नहीं, एक लंगड़ा आदमी है। तो फिर हालदार साहब को थोड़ा सा अजीब भी लगा। उन्होंने बोला देखो वो आ रहा है, आप उसी से बात कर लो, फोटो वोटो छपवा दो उसका कहीं। हालदार साहब को पान वाले द्वारा एक देशभक्त का इस तरह मजाक उड़ाया जाना अच्छा नहीं लगा। मुड़कर देखा तो वह अवाक रह गया। अवाक क्या होता है, एकदम एक टक देखना, किसी को लगातार देखना। ये नहीं चलता मैम, सही नहीं चलता मैम, सॉरी। एक बेहद बुढ़ा मरियल सा लंगड़ा आदमी, सिर पर गांधी टोपी और आंखों पर काला चश्मा लगाए, एक हाथ में एक छोटी सी संदूकची और दूसरे हाथ में एक बांस पर टंगे बहुत से चश्मे लिए अभी अभी एक गली से निकला था।
और अब एक बंद दुकान के सहारे अपना बांस टिका रहा। यानी कहने का तात्पर्य क्या है, जो चश्मा लगाता था मूर्ति पर, जो चश्मा लगाता मूर्ति पर, वह कौन था? एक अपंग मरियल सा लंगड़ा अपंग आदमी था, बिल्कुल मरा हुआ। वो क्या करता, एक बांस की लकड़ी थी, उस पर लकड़ियां ऐसे लटका रखा था और उसके ऊपर चश्मा लटका रखे थे, इस प्रकार से, ऐसे चश्मा होता है ना, ऐसे डाल देते हैं, उस प्रकार से एक बंद दुकान के सहारे अपना बांस टिका रहा था। तो इस बेचारे की दुकान भी नहीं, फेरी लगाता है। हालदार साहब चक्कर में पड़ गए, पूछना चाहते थे कि इसे कैप्टन क्यों कहते हैं, लेकिन वो डर गया उस काली बत्ती सी पान वाले से, कहीं गुस्से में आगे कुछ मुझे कह ना दे, क्योंकि बहुत सारे सवाल वह पहले पूछ चुका था उससे, क्या यही इसका वास्तविक नाम है? लेकिन पान वाले ने साफ बता दिया था कि अब वह इस बारे में और बात करने को तैयार नहीं। ड्राइवर भी बेचैन हो रहा था, काम भी था। हालदार साहब जीप में बैठकर चले गए। 2 साल तक हालदार साहब अपने काम के सिलसिले में उस कस्बे से गुजरते रहे और नेताजी की मूर्ति में बदलते हुए चश्मे को देखते रहे। कभी गोल चश्मा होता तो कभी चौकोर, कभी लाल, कभी काला, कभी धूप का चश्मा, कभी बड़े कांचों वाला गोगो चश्मा, पर कोई न कोई चश्मा होता जरूर उस धूल भरी यात्रा में हालदार साहब को कौतुक और प्रफुल्लता के कुछ क्षण देने के लिए। यानी कि यहाँ सभी प्रकार के चश्मों का नाम ले लिया गया। ये हलदार साहब जब भी 15वें दिन कंपनी के सिलसिले से गुजरते तो वो कोई ना कोई चश्मा अवश्य देखते थे। देख लो, ये है हमारे नेताजी की मूर्ति और ये हमारा कैप्टन साहब है और ये उनके चश्मे की दुकान। यहाँ लिखा है नेताजी सुभाष चंद्र बोस, इसके नीचे लिखा है कि बनाने वाला मास्टर का नाम क्या नाम है? मोतीलाल। फिर एक बार ऐसा हुआ कि मूर्ति के चेहरे पर कोई भी कैसा भी चश्मा नहीं था। उस दिन पान की दुकान भी बंद थी, चौराहे की अधिकांश दुकानें बंद थी। यानी कि एक बार क्या हुआ, कुछ दिनों बाद हालदार साहब फिर गुजरे उस चौराहे से, तो देखा कि पान की दुकानें भी और सभी दुकान लगभग बंद थी और चश्मा भी उस मूर्ति पर बिल्कुल भी कोई किसी प्रकार का नहीं था। अगली बार भी मूर्ति की आंखों पर चश्मा नहीं था। दूसरी बार जब गए वो, उस दिन के बाद में जब चश्मा नहीं था, फिर नेक्स्ट टाइम भी चश्मा नहीं था। हालदार साहब ने पान खाया और धीरे से पान वाले से पूछा, क्यों भाई क्या बात है, आज तुम्हारे नेताजी की आंखों पर चश्मा नहीं है? उसने भी धीरे से पूछा, कहीं पान वाला मुझे डांट न दे, क्योंकि उसने पहले कह दिया था कि इस बारे में मुझे कोई बातें नहीं करनी है। पान वाला उदास हो गया, उसने पीछे मुड़कर मुंह का पान नीचे थूका, सिर झुकाकर अपनी धोती के सिरे से आंखें पोंछता हुआ बोला, साहब कैप्टन मर गया। और कुछ नहीं पूछ पाए हालदार साहब। कुछ पल चुपचाप खड़े रहे, फिर पान के पैसे चुकाकर जीप में आ बैठे और रवाना हो गए। क्यों नहीं लगा था चश्मा? क्योंकि कैप्टन साहब मर चुका था। अब देखो, भावुक तो अच्छा इंसान था पान वाला भी, लेकिन कहते हैं ना, जब इंसान जीवित रहता है तो उसकी अहमियत के बारे में पता नहीं होता, जब वो इंसान चला जाता है तो हमें उस इंसान की अहमियत के बारे में पता होता है। ऐसा ही पान वाले के साथ हुआ। बार बार सोचते क्या होगा उस कौम का जो अपने देश की खातिर घर गृहस्थी, जवानी, जिंदगी सब कुछ होम देने वालों पर भी हंसती है और अपने लिए बिकने के मौके ढूंढती है। दुखी हो गए। 15 दिन बाद फिर उसी कस्बे से गुजरे। कस्बे से घुसने से पहले ही ख्याल आया कि कस्बे की हृदय स्थली में सुभाष की प्रतिमा अवश्य ही प्रतिष्ठापित होगी, लेकिन सुभाष की आंखों पर चश्मा नहीं होगा, क्योंकि मास्टर बनाना भूल गया और कैप्टन भी मर गया। यानी कि उन्होंने सोचा कि जब वो जा रहा था बहुत दिनों बाद, तो 15 दिनों बाद जब जा रहा था कंपनी से, उन्होंने सोचा होगा कि मास्टर ने तो बनाना भूल गया और कैप्टन भी मर गया, अब मूर्ति पर कोई चश्मा नहीं होगा। सोचा आज वहां रुकेंगे नहीं, पान भी नहीं खाएंगे, मूर्ति की तरफ देखेंगे भी नहीं, सीधे निकल जाएंगे। ड्राइवर से कह दिया चौराहे पर रुकना ही नहीं, आज बहुत काम है, पान आगे कहीं खा लेंगे। लेकिन आदत से मजबूर आंखें चौराया आते ही मूर्ति की तरफ उठी। कुछ ऐसा देखा कि चीखे, चिल्लाए वो कि रोको। जीप स्पीड में थी, ड्राइवर ने जोर से ब्रेक मारे, रास्ता चलते लोग देखने लगे। जीप रुकते न रुकते हालदार साहब जीप से कूदकर तेज तेज कदमों से मूर्ति की तरफ लपके, यानी मूर्ति की तरफ भागे।
और उसके ठीक सामने जाकर अटेंशन में सीधे खड़े हो गए। क्यों? क्योंकि मूर्ति की आंखों पर सरकंडे से बना, सरकंडा क्या होता है? लकड़ी का बना हुआ चश्मा, एक छोटा सा चश्मा रखा हुआ था, जैसा बच्चे बना लेते हैं। हालदार साहब भावुक हैं, इतनी सी बात पर उनकी आंखें भर आई। यानी कि उन्होंने पहले ही कह दिया था कि ड्राइवर को कि चौराहे पर गाड़ी नहीं रोकना है, और कहीं पान है वो कहीं और खा लेंगे, काम भी बहुत ज्यादा है। लेकिन आदत से मजबूर थे। जैसे ही वो कस्बा आया, कस्बे चौराया, चौराहे से आंखें तो मजबूर थी, वो सेम मूर्ति की तरफ गई। उन्होंने देखा कि मूर्ति पर चश्मा तो है लेकिन सरकंडे का चश्मा बना। उसने जोर से चिल्लाया कि जीप रोको रोको। जीप स्पीड में थी, आसपास चढ़ रहे लोग भी रुक गए, क्या हो रहा है। हालदार साहब ने जीप रुकी भी नहीं, उस जीप चलती हुई जीप में कूद गए और सीधे जाकर के मूर्ति के सामने सीधे अटेंशन में खड़े हो गए। देखा तो चश्मे मूर्ति पर, सुभाष चंद्र बोस की मूर्ति पर सरकंडे का चश्मा बना हुआ था, जैसे बच्चे बना लेते हैं लकड़ी का चश्मा। फिर उन्होंने कहा कि यहाँ तो युवाओं में ही देशभक्ति नहीं भरी हुई कूट कूट कर, बच्चों में भी देशभक्ति कूट कूट कर भरी हुई थी। हवलदार साहब खुश हो जाते हैं। तो ये था नंबर 1 हमारा क्या, नेताजी का चश्मा। अब दूसरा चैप्टर आता है बाल गोविंद भगत जी का। जल्दी से मुझे बताइए लेखक का नाम क्या है, जल्दी से। बाल गोविंद भगत के लेखक कौन है, बताइए जल्दी से। मैं जब तक इसको सारांश के रूप में पढ़ देता हूं थोड़ा सा। चलो जल्दी से बताइए लेखक कौन है, जल्दी से फटाफट। वेरी गुड, रामवृक्ष बेनीपुरी, वेरी गुड बेटा, शाबाश। ये आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। अब देखो ये क्या है, आपसे पूछा जा सकता है कि रामवृक्ष बेनीपुरी जी द्वारा लिखित बाल गोविंद गद्य विधा में क्या है। तो गद्य विधा में क्या है? रेखा चित्र। रेखा चित्र कब लिखा जाता है? जब कोई भी इंसान किसी दूसरे इंसान के बारे में बहुत अत्यधिक जानता है, तो वह जो जानता है ना, वह उसके बारे में जो भी कुछ लिखता है तो वह एक रेखा चित्र कहलाता है। बाल गोविंद भगत रेखा चित्र के माध्यम से लेखक ने एक ऐसे विलक्षण चरित्र का उद्घाटन किया है जो मनुष्यता, लोक संस्कृति और सामूहिक चेतना का प्रतीक है। यानी कि इस चैप्टर में ऐसा लिखा है जिसमें हमें क्या क्या दिखाई देता है? मनुष्यता दिखाई देती है, लोगों की संस्कृति दिखाई देती है, और सामूहिक चेतना, एक दूसरे की सहायता कैसे करते हैं, यह सब हमें दिखाया गया है। वेशभूषा या बाह्य अनुष्ठानों से कोई सन्यासी नहीं। मैं बार बार कह रहा हूं, जो ये येलो कलर्स में जो शब्दों को मैंने हाईलाइट किया ये तो आप लोगों को पढ़ना ही पढ़ना है, क्योंकि ये सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण। यहाँ से एमसीक्यू जो सब्जेक्टिव क्वेश्चन आप लोग अच्छे से बना भी सकते हैं और अच्छे से एग्जाम में आएंगे तो वहां से भी आप लोग कर सकते हैं। मैं पूरा चैप्टर इसलिए पढ़ रहा हूँ कि आप लोग अच्छे से समझ लें इसको, ठीक है। वेशभूषा बाह्य अनुष्ठानों से कोई सन्यासी नहीं होता। सन्यास का आधार जीवन के मानवीय सरोकार होते हैं। बाल गोविंद भगत इसी आधार पर लेखक को सन्यासी लगते हैं, कपड़ों के आधार पर। यह पाठ सामाजिक रूढ़ियों पर प्रहार भी करता है। इन सामाजिक रूढ़ियों पर भी यह साथ साथ यह क्या करता है? प्रहार करता है। इस रेखा चित्र की एक विशेषता यह है कि बाल गोविंद भगत के माध्यम से ग्रामीण जीवन की सजीव झांकी देखने, यानी कि इसमें हम लोग बात करें तो शहरी क्षेत्र का वर्णन नहीं किया गया, ग्रामीण जीवन शैली का वर्णन किया गया है। कुछ शब्द संपदा है, कुछ शब्द हैं, आपसे पूछा जाएगा कि बाल गोविंद भगत ने मंजोला शब्द का अर्थ बताइए। एक मंजोला शब्द है जिसका अर्थ क्या होता है? न बहुत बड़ा न बहुत छोटा। कमली होता है, कंबल होता है, पतो होता है, पुत्रवधु यानी पुत्र की स्त्री। रोपनी होता है, धान की रोपाई। कलेवा होता है, सुबह सुबह का भोजन। पूर्वाई होता है, पूर्व से आने वाली हवा। अधरतिया होती है, आधी रात। और खंजरी होती है डपली के डंग का, परंतु आकार में उससे छोटा एक वाद्य यंत्र होता है। निस्तब्धता होता है, सन्नाटा। ये याद रखना बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण। लोही प्रातःकाल की लालिमा कहा गया। कुहासा कोहरा को कहा गया। आवृत ढका हुआ या आच्छादित होता है। कुछ एक प्रकार की नुकीली घास होती है। बोदा कम बुद्धि वाला होता है। संबल यानी सहारा। कुछ क्या होता है? जब कोई व्यक्ति मर जाता है ना, शमशान में ले जाते हैं, तो पंडित जी कुछ एक प्रकार की घास होती है जो मंगवाई जाती है। अब पढ़ते हैं हम लोग इस चैप्टर को, ध्यान से पढ़ना आप लोग भी। बाल गोविंद भगत मंजोले। मंजोले क्या होता है? ना
लंबे ना छोटे, यानी कि बीच वाले इंसान, यानी बीच कद कद, ना तो बड़े हैं लंबे हैं ना छोटे हैं, बीच वाले कद के गोरे चिट्टे आदमी थे, 60 से ऊपर के ही होंगे, यानी 60 से ऊपर के उम्र, यानी 60 साल से कुछ बड़े ही होंगे। कहने का मतलब क्या है, एक वरिष्ठ नागरिक से ऊपर हम जिसे कह सकते हैं, ठीक है। हाँ, बाल पक गए, कहने का तात्पर्य क्या है, बाल पक गए यानी कि बाल सफेद हो चुके थे, 60 से ऊपर का इंसान हो गया, इसका मतलब क्या है, बाल पक गए, बाल क्या हो गए, सफेद हो चुके थे, ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना है। बाल पक गए, लंबी दाढ़ी थी, जटाजूट हो तो नहीं रखते, लंबी दाढ़ी थी लेकिन जटाजूट नहीं रखते थे, किंतु हमेशा उनका चेहरा सफेद बालों से ही जगमग किए रहता है, यानी सफेद दाढ़ी आ चुकी थी। कपड़े बिल्कुल कम पहनते, कमर में एक लंगोटी मात्र और सिर में कबीर पंथियों की सी कनपटी टोपी। जब जाड़ा आता एक काली कमली ऊपर से ओढ़े रहते हैं। कहने का तात्पर्य क्या है, एक कबीर पंथी टोपी पहने रखते, एक लंगोटी होती बस गर्मियों में तो, और सर्दी आती तो एक कमली यानी काली कंबल और ओढ़ लिया करते थे। मस्तक पर चमकता हुआ रामानंदी चंदन का टीका लगाते थे, जो नाक के एक छोर से ही औरतों के टीके की तरह शुरू होता। गले में तुलसी की जड़ों की एक बेट माला पहने रखते, यानी कि आपसे पूछा जा सकता है तिलक कैसा लगाते थे। रामानंदी चंदन का एक टीका लगाते हैं जो औरतों की तरह दिखाई देता है, जो औरतें जैसे टीका लगाते हैं, और गले में तुलसी जड़ित एक, यानी कि तुलसी की जड़ी होती है, तुलसी का एक पौधा होता है, उससे जड़ित एक माला वो पहनते थे, एक लंगोटी पहनते, और जब सर्दी आती तो कबीरपंथी टोपी तो पहनते, और जब सर्दी आती तो कमली ओढ़ यानी काला कंबल और ओढ़ लिया करते, इसके अलावा कुछ भी नहीं पहनते थे। दाढ़ी सफेद थी, लंबी भी थी, लेकिन वो जटाचूट नहीं रखते थे, ठीक है, और 60 से ऊपर के हो चुके थे, बाल पक गए, बाल सफेद हो चुके थे। ऊपर की तस्वीर से यह नहीं माना जाए कि बाल गोविंद भगत साधु थे, यानी कि ऊपर से नहीं माना जा सकता, नहीं बिल्कुल नहीं बिल्कुल ग्रस्त। उनकी गृहिणी की तो मुझे याद नहीं, उनके बेटे और पतोह को तो मैंने देखा था। राम वृक्ष बेनभूष लेखक कहते हैं उनकी पत्नी को तो मैंने देखा नहीं, लेकिन उसके बेटे और बेटे की बहू को मैंने जरूर देखा है, इसका मतलब ग्रस्त थे। थोड़ी खेती बाड़ी भी करते हैं, खेती भी किया करते थे। एक अच्छा साफ सुथरा मकान भी उनका था, किंतु खेती बाड़ी करते, परिवार रखते भी बाल गोविंद भगत साधु थे, या साधु की सब परिभाषाओं में खरे उतरने वाले। कबीर को साहब मानते थे, उन्हीं के गीतों को गाते, उन्हीं के आदेशों पर चलते, कभी झूठ नहीं बोलते, खरा व्यवहार रखते, किसी से भी दो टूक बातें करने में संकोच नहीं करते, न ही किसी से खामखा झगड़ा मोल लेते, किसी की चीज नहीं छूते, न बिना पूछे व्यवहार में लाते। इस नियम को कभी कभी इतनी बारीकी तक ले जाते कि लोगों को कुतूहल हो जाता है, एक अचंभा हो। यानी कि कहने का तात्पर्य क्या है, जो बाल गोविंद भगत थे वो बिना पूछे किसी की चीज को छूते तक नहीं थे। दूसरे सबसे बड़ी बात, वो कबीर के पद चिन्हों पर चलते थे, कबीर ने जो दोहे लिखे उन दोहों को पढ़ते, उनके अनुसार वो चला करते थे, ना कभी किसी से झूठ बोला करते थे, हमेशा सत्य पर रहते थे। दूसरी बात, कभी भी जब किसी से वो दो टूक बात कहते, संकोच नहीं करते, बिल्कुल भी डरा नहीं करते थे, और कबीर को साहब कहते थे। कभी वह दूसरे के खेत में सोच के लिए भी नहीं बैठते, वह ग्रस्त थे लेकिन उनकी सब चीज साहब की थी, यानी कि वो ग्रस्त थे लेकिन उनकी सब चीज कबीर साहब की थी, कबीर को साहब कहते थे। जो कुछ खेत में पैदा होता सिर पर लादकर पहले उसे साहब के दरबार में ले जाते, कबीर के दरबार में ले जाते। जो उनके घर से 4 कोस दूर था, कबीर के साहब का मठ था, जहां वो कुछ भी उगाते अनाज तो वो सर पर लादकर वहां ले जाते, और वो 4 कोस दूर था घर से। एक कबीरपंथी मठ से मतलब है वह दरबार में भेंट रूप में रख लिया जाकर प्रसाद रूप में जो उन्हें मिलता उसे घर लाते और उसी से गुजर चलाते। देखो भी कितनी बड़ी बात है, कबीर साहब के पद चिन्हों पर चलते, कबीर को साहब कहते, उन्हें जो भी खेत से जो भी अनाज प्राप्त होता उसे वह कबीर मठ पर चढ़ाते, और वहां से जो प्रसाद के रूप में उन्हें जो मिलता उसी से अपना गुजारा चलाया करते थे। इन सब के ऊपर मैं तो मुग्ध था, लेखक कहते हैं इन सब के ऊपर मैं तो मुग्ध था, उनके मधुर गान पर जो सदा सर्वदा ही सुनने को मिलते।
कबीर के वे सीधे साधे पद जो उनके कंठ से निकलकर सजीव हो उठते, यानी वो हमेशा गाते भी थे, कबीर के पद ही गाते थे। आषाढ़ की रिमझिम, समूचा गांव खेतों में उतर पड़ा, यानी कि जैसे ही आषाढ़ आया तो मतलब सब रोपनी करने लगे, धान की रोपाई करने लगे। कहीं हल चल रहे थे, कहीं रोपनी धान की रोपाई हो रही थी। धान के पानी भरे खेतों में बच्चे उछल रहे थे। औरतें कलेवा लेकर, मेड होती है मिट्टी की डोली होती, मिट्टी की दीवार होती, उसे कहते हैं, पर बैठी थी कलेवा ले। कलेवा क्या होता है? सुबह सुबह का जलपान या सुबह सुबह का खाना, जो उसे बोलते हैं। आसमान बादल से गिरा, धूप का नाम नहीं, ठंडी पुरवाई यानी पूर्व से चलने वाली हवाएं हैं, चल रही थी। ऐसे ही समय में आपके कानों में एक स्वर तरंग झंकार सी कर उठी, झंकार सी उठी, यानी कि जो बाल गोविंद भगत थे वो कबीर के पद गाना स्टार्ट कर दिया, तो उनकी आवाज सुनाई दे रही थी। यह क्या है, यह कौन है, यह पूछना नहीं पड़ेगा, क्योंकि बाल गोविंद भगत समूचा शरीर कीचड़ में लिथड़े अपने खेत में रोपनी कर रहे थे। उनकी अंगुली एक एक धान के पौधे को पंक्तिबद्ध खेत में बिठा रही है। उनका कंठ एक एक शब्द को संगीत के जीने पर चढ़ाकर कुछ को ऊपर स्वर की ओर भेज रहा था, यानी कि वो रोपनी भी कर रहे थे, साथ साथ में वो सुरीले कंठ से, यानी कंठ से अपनी सुरीली आवाज भी निकाल रहे थे। और कुछ को इस पृथ्वी की मिट्टी पर खड़े लोगों के कानों की ओर बच्चे खेलते हुए झूम उठते हैं। मेड़ पर खड़ी औरतों के होठ कांप उठते हैं, यानी वे सब गाने लग जाते हैं, बच्चे भी, बड़े भी, बूढ़े भी, औरतें भी, सब गाने लग जाती हैं, वे गुनगुनाने लगती हैं। हलवाहों के पैर ताल से उठने लगते हैं। रोपनी करने वालों की उंगलियां एक अजीब क्रम से चलने लगती हैं। बाल गोविंद भगत का यह संगीत है या कोई जादू? भादों की वह अंधेरी अधरतैया, अभी थोड़ी ही देर पहले मूसलाधार वर्षा खत्म हुई। बादलों की गरज, बिजली की तड़प में आपने कुछ नहीं सुना हो, किंतु अब झिल्ली की झंकार या दादुरों की टरटर, दादुर होता मेंढक, ध्यान रखना, बाल गोविंद भगत के संगीत को अपने कौतूहल में डुबो नहीं सकती। उनकी खेंजड़ी नहीं, उनकी खंजड़ी ढिमक ढिमक बज रही और वे गा रहे थे, यानी कि खंजड़ी को बजाते हुए वो सुरीले कंठ से सुरीली आवाज निकाल रहे थे। दादुरों की जो टटर, मेंढकों की टटर थी, वो भी उनकी संगीत में बाधा नहीं डाल पा रही थी। देख लो, ये है हमारे बाल गोविंद भगत सिंह, ठीक है। गोदी में पीवा चमक उठे सखिया, चिहुक उठे ना, हाँ पिया तो गोद में ही, किंतु वह समझती है वह अकेली है। चमक उठती है, चिलक उठती है, उसी भरे बादलों वाले बादों की आधी रात में उनका यह गाना अंधेरे में अकस्मात कौंध उठने वाली बिजली की तरह किसे ने चौंका देता। अरे अब सारा संसार निस्तब्धता में सोया है, बाल गोविंद भगत का संगीत जगा रहा है, तेरी गठरी में लागा चोर मुसाफिर जाग जा। ये ध्यान रखना, पूछा जा सकता है आप लोगों से कि तेरी गठरी में लागा चोर मुसाफिर जाग जा किस चैप्टर से लिया गया, 4 ऑप्शन देकर के आपसे पूछा जा सकता है, ध्यान रखना। कार्तिक आया नहीं, यानी कार्तिक मास आ चुका है, आया नहीं। बाल गोविंद भगत की प्रभातियां शुरू हुई। प्रभातियां क्या होती है? बच्चों को जगाने के लिए गाई जाती है, लेकिन आजकल तो देशभक्ति गान भी उसमें आ चुका है। जो फागुन तक चला करती, इन दिनों कौन? प्रभातियां। इन दिनों वह सवेरे ही उठते, न जाने किस वक्त जगकर नदी स्नान को जाते, गांव से 2 मील दूर, यानी रोजाना गांव से 2 मील दूर जाते नदी में स्नान करने के लिए। वहां से नहा धोकर लौटते, गांव के बाहरी पोखर के ऊंचे भीड़े पर बैठते, यानी पोखर जो कुआं होता है ना, उसके जो डंडा होता है ना, उसके ऊपर वो बैठ जाते, अपनी खंजड़ी लेकर जा बैठते और अपने गाने तैरने लगते, अपने गाने गाने लगते थे। मैं शुरू से ही देर तक सोने वाला हूँ, इन लेखक कह रहे हैं मैं शुरू से बहुत देर तक सोता हूँ, किंतु एक दिन माघ की उस दांत किटकिटाने वाली भोर में भी उनका संगीत मुझे पोखरे पर ले गया था। अभी आसमान के तारों के दीपक बुझे नहीं थे, हाँ पूरव में लोही लग गई थी, जिसकी लालिमा के शुक्र तारा और बढ़ा रहा था। खेत बगीचा घर सब पर कुहासा छा रहा था, सारा वातावरण अजीब रहस्य से आवृत मालूम पड़ता था। उस रहस्यमय वातावरण में एक कुश की चटाई पर पूरब मुँह काली कमली होडे बाल गोविंद भगत एक अपनी खंजरी लिए बैठे थे, यानी कि वो जो पोखर के भिंडे पर बैठते तो वो जब अपना कंठ से सुरीली आवाज निकालते, लेकिन लेखक भी वहां पहुंच गए। उनके मुंह से शब्दों का तांता लगा था, यानी कि वो गाने लग गए थे।
उनकी उंगलियां खंजड़ी पर लगातार चल रही थी। गाते गाते इतने मस्त हो जाते, इतने सुरूर में आते, उत्तेजित हो उठते, मालूम होता अब खड़े हो जाएंगे। कमली तो बार बार सिर से नीचे सरक जाती। मैं जाड़े में कंप कपा रहा था, किंतु तारे की छांव में भी उनके मस्तक के श्रम बिंदु जब तब चमक ही पड़ते। गर्मियों में उनकी संजा कितनी उमस भरी शाम को न शीतल करती। अपने घर के आंगन में आसन जमा बैठते। गांव के उनके कुछ प्रेमी भी जुट जाते। खंजड़ियों और करतालों की भरमार हो जाती। यानी कि जब जब वो गाने लगते ना, तो उनके कुछ दोस्त भी उनके पास आ जाते थे। तो एक पद वो गाते, एक उसी पद को दोबारा से उनके दोस्त गाया करते थे। और कोई तो अब वो तो खंजड़ी बजाता भाल गोविंद भगत, और उनके दोस्त क्या बजाया करते, करताल बजाया करते थे। तो वो क्या होता है, कार्तिक मास तो आया नहीं था, तो सर्दी तो हो ही जाती है, लेखक को तो सर्दी लग रही, लेकिन बाल गोविंद भगत को सर्दी नहीं लग रही थी। फिर धीरे धीरे हम लोग जैसे आगे पढ़ते हैं, मैं एक बार वैसे बता देता हूँ आप लोगों को। उनका जो बेटा था तो वो कुछ कम बुद्धि वाला था, तो उसकी मृत्यु हो गई थी। तो क्या होता है कि जब उसकी मृत्यु हो जाती है, तो अब बेटे की बहू मरी है, बेटा मर गया तो बेटे की बहू रोहित होगी। जब बाल गोविंद भगत कहता है कि रोना नहीं है, एक ये उत्सव है, इसे मनाने की कोशिश करो, और आत्मा परमात्मा के पास जा चुकी है। फिर क्या होता है कि जब बेटे को अग्नि दिलाएगी, तो बाल गोविंद भगत ने क्या किया, उस बहू से ही, बेटे की बहू से ही वो अग्नि दिलाते हैं। यहाँ पर सामाजिक रूढ़ियों पर प्रहार किया गया। आपसे पूछा गया था ना सामाजिक रूढ़ियों पर प्रहार किया गया है, तो यहीं से किया गया है कि देखो, कहा जाता है ना कि बेटा मर गया, बाप मर गया तो बेटा अग्नि देता है, बेटा मर गया बाप ही है और कोई नहीं है, उसकी औलाद भी नहीं है, तो फिर बाप ही अग्नि देता है। लेकिन यहाँ अपनी बेटे की बहू को ही अग्नि दिलाता है। यहीं पर ही सामाजिक, आपसे पूछा जा सकता है बाल गोविंद भगत में सामाजिक रूढ़ियों पर किस प्रकार किया गया है, ये आपको ध्यान रखना। और साथ में एक बात और सुनो, उस बहू के बेटे, सॉरी बहू के भाई को उसने फोन भी कर दिया था कि आओ, और आप अभी ये बच्ची है, मैं अपनी बेटी समान मानता हूं, इसकी आप दूसरी शादी कर दीजिएगा। लेकिन जब उसका भाई उसे लेने आता है तो वह जाना नहीं चाहती है। वो कहती है कि बाबूजी, मैं आपको जब आप बूढ़े हो गए, आपकी देख रेख कोई नहीं करेगा, वो पानी तक कोई नहीं पिलाएगा। तो फिर बाल गोविंद भगत कहता है कि यदि तू नहीं गई इस घर से, तो मैं इस घर से निकल जाऊंगा। अब बेचारी क्या करे, तो वह चली जाती है। अब आपसे एक क्वेश्चन पूछा जाएगा कि बाल गोविंद भगत को बेटे की बहू को क्यों भेज दिया गया, तो वो ध्यान रखना उसके भविष्य के लिए, ये आपको ध्यान में रखना है। हिंदी ग्रामर हो जाएगा बेटा। तो ये आपका एक चैप्टर है, कौन सा, बाल गोविंद भगत वाला, आप इसे एक बार देख लीजिएगा, ठीक है। हाँ, आगे है हमारा लखनवी अंदाज। ये क्या है, इसके लेखक यशपाल जी है। मैं वैसे एक बार बता देता हूँ, इसके लेखक है यशपाल जी। और यशपाल जी ने यह कब लिखा, ये कहानी के रूप में कब लिखा, जब वो कुछ खाली बैठे हुए थे, उन्होंने सोचा कि चलो कहीं चलते हैं, ट्रेन में बैठकर चलते हैं और खिड़की के पास बैठेंगे, बाहर का प्राकृतिक दृश्य देखकर क्या पता मन में कोई भाव उत्पन्न हो जाए, कोई कविता या कहानी या उपन्यास लिख डालो। तो मुफसिल की जो केंद्र, मुफसिल की पैसेंजर ट्रेन है, वो चढ़ने पर जैसे उतावली होती है, तो वो दौड़ करके सेकंड क्लास का टिकट लेकर के वो उसमें चढ़ जाते हैं। सेकंड क्लास का टिकट महंगा होता है, लेकिन वो फिर भी उसमें चढ़ जाते हैं। जैसे वो पीछे वाले डब्बे में बैठते हैं, तो वहां देखा, तो जैसे चढ़ते हैं तो वहां पहले से एक लखनवी अंदाज में सफेद पोश नाम का व्यक्ति अपालती मारे हुए अपनी सीट पर, यानी अपनी बर्थ पर बैठा हुआ है। जैसे ही लेखक उसमें चढ़ा, तो एक बार लेखक उसे देखता है और उसने भी उसे, लेखक को देखा, तो उसे थोड़ा अच्छा नहीं लगा उस पैसेंजर को, यानी उस लखनवी अंदाज नामक व्यक्ति को, सफेद पोश नामक वाले व्यक्ति को। और उसके सामने 2 खीरे भी थे। 2 खीरे, लेखक ने सोचा 2 खीरे इसलिए खरीदोगे कि अकेले रहूंगा तो टाइम पास हो जाएगा, तो वह उसे खा करके टाइम पास कर लेगा। लेकिन जैसे ही उस लखनवी अंदाज ने लेखक को देखा, तो उसे अच्छा नहीं लगा। तो कुछ समय लिए तो वह खिड़की से बाहर देखता रहा। फिर कुछ समय बाद वह उस डब्बे को झांकना स्टार्ट कर दिया, देखना स्टार्ट कर दिया। तो लेखक को लग गया था कि मेरे आने से यह इंसान खुश नहीं है, इसको बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा है, ठीक है। फिर कुछ समय बाद वह जो लखनवी अंदाज सफेद पोश नामक व्यक्ति है, अपनी सीट के नीचे से लोटा निकाला, एक एक खीरे को धोया, उसने तौलिए से पूछा और तौलिए पर रख दिया। फिर अपनी जेब से उसने चाकू निकाला,
चाकू निकाल करके उसे खीरे को आगे से गोद करके उसने उसको जाग निकाला, सफेद जाग निकलता है, कड़वास निकल जाती है, फिर उसको एक एक काट कर करीने की तरह सजा दिया, करीने की तरह। अब लाल मिर्च की पुड़िया और काले नमक की जो पुड़िया, काला मिला जीरा मिला काला नमक जो दे देते हैं लखनऊ स्टेशन बेचने वाले खीरे, उनको खीरा का इस्तेमाल करना वो जानते हैं। जैसे कोई भी ग्राहक उनसे खीरा खरीदता था तो उन्हें वो लाल मिर्च की पुड़िया और काले नमक की पुड़िया उनको दे दिया करते थे। और जैसे ही उसने नमक बुरका खीरों पर लाल मिर्च की पुड़िया बुरकी तो लेखक के गले में पानी आ गया। तो लेखक ने भी अपने स्टैंड को बचाने के लिए उसने भी क्या किया, उस गले में आए हुए पानी को वह गिटक जाता है। फिर बातें स्टार्ट करना नवाब साहब भी करता है, कहता है आदाब, खीरा खाइए। वो कहता है नहीं आप खाइए, मुझे ये खीरा पसंद नहीं है, मैं खीरा खाता नहीं हूँ। लेकिन खीरा तो खाते थे, लेकिन वो जब उसे अच्छा नहीं लगा तो वो खीरा खाना उसे मना कर देता है। अब नवाब साहब क्या करता है, एक खीरे को उठाया, अपने होठों तक ले गया, फिर ऊपर ले गया, थोड़ा नाकों तक सूंघ कर गले में जो पानी आया उसे गिटक गया और ऐसे फिर उसे खिड़की से बाहर फेंक दिया। ऐसे सभी खीरे की फांकों को सूंघ करके गले में पानी आया, उसे गिटका और उसे बाहर फेंक दिया। ऐसे सभी खीरों को उसने फेंक दिया। लेखक ने सोचा कि खीरा फिर उसने क्या किया, थोड़ी बात सुनना। नवाब साहब जैसे ऐसे कर दिया तो सभी खीरों की फांक को खिड़की से बाहर फेंक दिया। तो फिर वह अपने बर्थ पर डकार लेकर के लेट जाता है। तो लेखक ने सोचा डकार आ रही है, इसका मतलब इसका पेट भर गया। तो लेखक ने सोचा बिना खीरा खाए यदि पेट भर सकता है तो क्या मैं बिना घटना के कोई कहानी नहीं लिख सकता। लेखक ने कहा है बिना घटना के कहानी नहीं लिखी जा सकती है, लेकिन जब उन्होंने सोचा कि बिना खीरा खाए पेट भर सकता है तो बिना घटना कहानी क्यों नहीं लिखी जा सकती। ये आपको मैंने इसमें बता दिया है सब कुछ आप लोगों को। सेकंड क्लास का टिकट महंगा था, लेखक फिर भी सेकंड क्लास का टिकट लेकर ही ट्रेन में बैठता है। प्यारे बच्चों, जो कहानी मैंने बताई है 5 मिनट में, वो आप इसे पढ़ कर भी समझ सकते हैं। और मैंने एक बार मैंने जो पढ़ा है जो बताया है उसको ध्यान में रखना, फिर इसको पढ़ना, फिर कन्फर्म बिल्कुल ही अच्छे से समझ में आ जाएगा। ये ध्यान आपको रखना है, ठीक है। हाँ, अब आता है हमारे एक कहानी है भी, इसकी लेखिका है मनु भंडारी जी। कौन है? मनु भंडारी जी। इसमें जो एक कहानी यह भी है, इसमें जो लेखिका का जो जन्म होता है वो भानपुरा में होता है। इसमें क्या बताया गया है, इसमें लेखिका का पिता है जो जन्म तो उनका इंदौर मध्य प्रदेश भानपुरा में होता है, लेकिन वो आ जाते कहाँ है, राजस्थान के अजमेर जिले के ब्रह्मपुरी मोहल्ले में, और वहीं पर वो उनकी जीवन का स्टार्ट करते हैं। तो देखिए थोड़ा सा पढ़ते हैं, फिर मैं बता दूंगा लास्ट में। जन्मी तो मध्य प्रदेश के बहनपुरा गांव में थी, लेकिन मेरी यादों का सिलसिला शुरू होता है अजमेर के ब्रह्मपुरी मोहल्ले के उस 2 मंजिला मकान में से, जिसकी ऊपरी मंजिल में पिताजी का साम्राज्य था। यानी कि जन्म तो होता है मध्य प्रदेश के भानपुरा गांव में, लेकिन उनकी जिंदगी की शुरुआत होती है राजस्थान के अजमेर जिले के ब्रह्मपुरी मोहल्ले के 2 मंजिला मकान में, जिसमें ऊपर की मंजिल में उनके पिताजी रहा करते थे। ठीक है, जहां वे निहायत अव्यवस्थित ढंग से फैली बिखरी पुस्तक पत्रिकाओं और अखबारों के बीच या कुछ तो पढ़ते रहते या फिर डिक्टेशन देते रहते। नीचे हम सब भाई बहनों के साथ रहती। हमारे बेपढ़ी लिखी व्यक्तित्वहीन माँ सवेरे से शाम तक हम सबकी इच्छाओं और पिताजी की आज्ञाओं का पालन करने के लिए सदैव तत्पर रहती थी। अजमेर से पहले पिताजी इंदौर में थे, जहां उनकी बड़ी प्रतिष्ठा थी, मान सम्मान था, नाम था। कांग्रेस के साथ साथ वे समाज सुधार के कामों में भी जुड़े हुए थे। यानी ये ध्यान रखना है, उनके पिताजी थे जिनके कहते हैं ना आजकल कांग्रेस भाजपा बहुत सारी पार्टियां हैं, तो उनमें क्या होता है, उनके पिताजी को जो पार्टी अच्छी लगती है वो कांग्रेस की थी, और उसमें साथ साथ वो समाज सुधारक भी रहते थे। इंदौर में वो जब रहते थे उनकी प्रतिष्ठा मान सम्मान था, लेकिन उन्होंने अपनों ने जब वो धोखा दे दिया तो पैसा भी नहीं था, अर्थ की कमी थी, अर्थ की कमी हो गई तो वो फिर राजस्थान के अजमेर जिले के ब्रह्मपुरी मोहल्ले में आकर रहने लग गए। शिक्षा के वे केवल उपदेश ही नहीं देते थे, बल्कि उन दिनों 8-8 10-10 विद्यार्थियों को अपने घर रखकर पढ़ाया भी करते थे, जिसमें कई तो बाद में ऊंचे ऊंचे ओहदों यानी कि ऊंचे ऊंचे पदों पर भी पहुंचे। ये उनकी खुशहाली के दिन थे, और उन दिनों उनकी दरियादिली के चर्चे भी कम नहीं थे।
एक और वे बेहद कोमल और संवेदनशील व्यक्ति थे, तो दूसरी ओर बेहद क्रोधी और अहमवादी। ये क्रोधी और अहमवादी कब हुए? जब उनके अपनों ने जब उनको धोखा दिया। तो सीधी सी बात है, जब अपने ही कुछ धोखा दे देते हैं तो इंसान एक संकी स्वभाव का भी हो जाता है और क्रोधी स्वभाव का भी हो जाता है, क्योंकि उनको जब अपने ही साथ नहीं देते हैं तो ऐसा इंसान अवश्य हो जाता है। पर यह सब तो मैंने केवल सुना देखा, तब इन गुणों के भग्नावशेषों को ढोते पिता थे। एक बहुत बड़े आर्थिक झटके के कारण वे इंदौर से अजमेर आ गए। आर्थिक यानी पैसों की कमी के कारण उनको बहुत ज्यादा नुकसान हो गया, जहां उन्होंने अपने अकेले ही बलबूते पर हौसले से अंग्रेजी हिंदी शब्दकोश ये तैयार किया, अधूरे काम को आगे बढ़ाना शुरू किया, जो अपनी तरह का पहला और अकेला शब्दकोश था। यानी कि अंग्रेजी हिंदी शब्दकोश उन्होंने जो इंदौर में स्टार्ट किया था, यहाँ उस अधूरा था उसे पूरा करना शुरू कर दिया था। इसने उन्हें यश और प्रतिष्ठा तो बहुत दी, पर अर्थ नहीं दिया। कहने का तात्पर्य जो अंग्रेजी हिंदी शब्दकोश था, यश भी दी, प्रतिष्ठा भी दिया, लेकिन अर्थ यानी धन बिल्कुल भी नहीं दिया था। उनका अहम उन्हें इस बात तक की अनुमति नहीं देता कि वे कम से कम अपने बच्चों को तो अपनी आर्थिक व्यवस्थाओं का भागीदार बनाए। यानी कि वो ऐसा नहीं कहते थे कि पुत्रों को और पुत्रियों को कि तुम कमा के लाओ, अब मुझसे ये नहीं होता। वो उन्होंने सोचा कि मेरे द्वारा जो नुकसान हुआ है उसे मैं ही भरूंगा और मैं ही बच्चों को तो पढ़ा करके आगे बढ़ाऊंगा, लेकिन बच्चों को मैं इसका हिस्सेदार नहीं बनाऊंगा। क्या पूछ रहे हो भाई पिंकी, क्या पूछ रहे हो? चलो अभी बातें करते हैं आप लोगों से, ये चैप्टर पूरा कर दूं फिर अब इससे बातें करता हूं मैं 5 मिनट के लिए, ठीक है? हाँ हाँ बेटा अभी बातें करते हैं आपसे, ठीक है? सभी से। नवाबी आदतें थी, अधूरी महत्वाकांक्षाएं, हमेशा शीर्ष पर रहने के बाद हाशिए पर सरकते चले जाने की यातना क्रोध बनकर हमेशा माँ को कप कपा थरथराते रहती है। कहने का तात्पर्य जब इंसान को, आदमी को जब गुस्सा आता है ना, तो उसका सारा गुस्सा वो अपनी पत्नी पर उतारता है। पत्नी यदि सहनशील होती है, समझदार होती है, तो वह उसे सांत्वना भी देती रहती है और सुनती भी रहती है। अपनों के हाथों विश्वासघात की जाने कैसी गहरी चोटें होंगी। वे जिन्होंने आंख मूंदकर सबका विश्वास करने वाले पिता को बाद के दिनों में इतना शक्की बना दिया कि जब जब हम लोग भी उसकी चपेट में आते ही रहते, यानी सब जब अपनों ने धोखा दे दिया, आर्थिक झटका लग गया और अपनी खुद की नवाबी आदतें भी थी, कुछ महत्वाकांक्षा इच्छा अधूरियां भी रह गई थी, तो धीरे धीरे इंसान सीधी सी बात है शक्की बन जाता है। अनजाने अनचाहे किए उनके व्यवहार ने मेरे भीतर किन ग्रंथियों को जन्म दे दिया। मैं काली हूँ, बचपन में दुबली और ये ध्यान रखना है आप लोगों को, ये बहुत महत्वपूर्ण। देखो जो मैंने पीले कलर्स में जो शब्दों को हाईलाइट किया वो तो पढ़ना ही पढ़ना है आप लोगों को, और साथ में इनको पढ़ लेना, आप लोग एक बार देख लेना। लेखिका कह रही है मैं काली हूँ, बचपन में दुबली और मरियल थी, गोरा रंग पिताजी की कमजोरी थी, यानी पिताजी को गोरा रंग बहुत अच्छा लगता था। सो बचपन में मुझसे 2 साल बड़ी खूब गोरी स्वस्थ और हंसमुख बहन सुशीला से हर बात में तुलना और फिर उसकी प्रशंसा ने ही क्या मेरे भीतर गहरे हीन भाव की ग्रंथि पैदा नहीं कर दी कि नाम मान सम्मान प्रतिष्ठा पाने के बावजूद आज तक मैं उसे उबर नहीं। इन कहने का तात्पर्य क्या है, उनके पिताजी को गोरा रंग पसंद था, तो लेखिका का रंग काला था और वो मरियल भी थी, लेकिन उसे 2 साल बड़ी जो उसकी बहन थी सुशीला, उसका गोरा रंग भी था, तो उसे वो तुलना करते और उसे ही सही ठहराते थे। तो वह एक जो भाव था उस समय का, आज भी लेखिका कोई मान सम्मान को कार्य कर देती है ना, तो खुद को विश्वास नहीं होता, वो सोचती ये ऐसे ही हो गया क्योंकि मैं तो कुछ कर ही नहीं सकती, क्योंकि ये हीन भावना कहाँ से वो हुई, ये वहीं से ही बढ़ेगी जब उनके पिताजी ऐसा भेदभाव किया करते थे। आज भी परिचय करवाते समय जब कोई कुछ विशेषता लगाकर मेरी लेखकीय उपलब्धियों का जिक्र करने लगता है तो मैं संकोच से सिमट ही नहीं जाती, बल्कि गड़ने गड़ने को हो आती हूँ। शायद अचेतन की किसी परत के नीचे दबी इसी हीन भावना के चलते मैं अपनी किसी भी उपलब्धि पर भरोसा नहीं कर पाती, सब कुछ मुझे तुक्का ही लगता है। यानी आज भी वो कुछ भी करती थी ना, तो उन्हें ऐसा लगता है ये ऐसे ही हो गया, तुक्का है, मैं कुछ भी नहीं कर सकती, क्योंकि पहले की बातें थी ना, उसी वो हीन भावना उनके मन में आज भी बैठी हुई है। जो उनके पिताजी को गोरा रंग पसंद था और वो उनकी बड़ी बहन थी ना, उस 2 साल बड़ी सुशीला, उसे तुलना करते थे ना, वो कहते भी रहते तू कुछ नहीं कर सकती है फलाना ढीका, इस प्रकार से।
पिताजी के जिस शक्की स्वभाव पर मैं कभी भन्ना भन्ना जाती, आज एकाएक अपने खंडित विश्वासों की व्यथा के नीचे मुझे उनके शक्की स्वभाव की झलक ही दिखाई देती है। बहुत अपनों के हाथों विश्वासघात की गहरी व्यथा से उपजा शक। होश संभालने के बाद से ही जिन पिताजी ने किसी न किसी बात पर हमेशा मेरी टक्कर ही चलती रहती थी, लेखिका कह रही किसी न किसी बात में मेरी और पिताजी का झगड़ा होता ही रहता था। वे तो न जाने कितने रूपों में मुझ में है, कहीं कुंठाओं के रूप में है, कहीं प्रतिक्रिया के रूप में है, तो कहीं प्रतिछाया के रूप में। किस किस रूप में? क्या तो कुंठाओं के रूप में, या प्रतिछाया के रूप में, या प्रतिक्रिया के रूप में। हमेशा टकराहट चलती ही रहती लेखिका की और पिताजी की। केवल भारी भिन्नता के आधार पर अपनी परंपरा और पीढ़ियों को नकारने वालों को क्या सचमुच इस बात का बिल्कुल एहसास नहीं होता कि उनका आसन अतीत किस कदर उनके भीतर जड़ जमाए बैठा रहता है। समय का प्रवाह भले ही हमें दूसरी दिशाओं से में बहाकर ले जाए, स्थितियों का दबाव भले ही हमारा रूप बदल दे, हमें पूरी तरह उससे मुक्त तो नहीं कर सकता। कहने का तात्पर्य क्या है? इंसान के जीवन में बार क्या होता है, उतार चढ़ाव आते रहते हैं, लेकिन जब जो उतार आता है, जो चढ़ाव तो इंसान याद नहीं था, उतार को वह बहुत ज्यादा याद रखता है। इसलिए उनके पिता ने और लेखिका को शक्की बना दिया था। दोनों में प्रतिक्रिया प्रतिछाया कुंठाओं का हमेशा टकराहट रहती थी। पिता के ठीक विपरीत थी हमारी बेपढ़ी लिखी माँ। पिता के ठीक विपरीत, धरती से कुछ ज्यादा ही धैर्य और सहन शक्ति थी शायद उनमें। यानी कि सुबह से शाम तक हमारे और पिताजी के जो इच्छाएं थी उनको पूरा करती ही रहती। आएगा बेटा ग्रामर का वन शॉट आएगा, चिंता मत करो, बाद में बात करेंगे, चैप्टर पूरा होते ही मैं आपसे बात करूंगा बेटा, ठीक है। पिताजी की हर ज्यादती को अपना प्राप्य और बच्चों की हर उचित अनुचित फरमाइश और जिद को अपना फर्ज समझकर बड़े सहज भाव से स्वीकार करती थी वे। उन्होंने जिंदगी भर अपने लिए कुछ मांगा नहीं, चाहा नहीं, केवल दिया ही दिया है। यानी माँ है जो धरती से भी ज्यादा कुछ धैर्य और सहन शक्तिशील है उसमें, और उन्होंने कभी अपने लिए कुछ भी नहीं मांगा, ना पिता से ना बच्चों से, बस उन्होंने दिया ही दिया है। हम भाई बहनों का सारा लगाव शायद सहानुभूति से उपजा माँ के साथ था, लेकिन निहायत ऐसा मजबूरी में लिपटा उनका यह त्याग कभी मेरा आदर्श नहीं बन सका, न उनका त्याग न उनकी सहिष्णुता। खैर जो भी हो, यह सब पैतृक पुराण यही समाप्त कर अपने पर लौटती हूँ। यानी कि अपनों ने अपने माता पिता के बारे में बताया, अब कहती मैं अपने बारे में तुम्हें बताती हूँ। 5 भाई बहनों, यानी 5 भाई बहन थे, उसमें सबसे छोटी कौन थी? लेखिका थी। सबसे बड़ी बहन की शादी के समय वे शायद 7 साल के थे। यानी जब 5 भाई बहन थे तो सबसे बड़ी बहन की जब शादी हुई तो वो मात्र कितने साल की थी? 7 साल की थी। उसकी एक धुंधली सी याद ही मेरे मन में है, लेकिन अपने से 2 साल बड़ी बहन सुशीला और मैंने घर के बड़े आंगन में बचपन के सारे खेल खेले। सतोलिया, लंगड़ी टांग, पकड़म पकड़ाई, काली टिल्लो, तो कमरों में गुड्ढे गुड्डियों के बिहा भी रचाए। पास पड़ोस की सहेलियों के साथ यूं खेलने को हमने भाइयों के साथ गिल्ली डंडा भी खेला, पतंग उड़ाने, कांच पीसकर मांझा सूतने का काम भी। इन्हें बचपन के सारे खेल उन्होंने खेले, घर के बाहर भी और घर के अंदर भी। लेकिन उनकी गतिविधियों का दायरा घर के बाहर ही अधिक रहता था। हमारी सीमा थी घर, यानी घर से बाहर नहीं निकलते, लेकिन गली थी ना, वो पूरा ही हमारा घर था। हाँ, इतना जरूर था कि उस जमाने में घर की दीवारों घर तक ही समाप्त नहीं हो जाती, बल्कि पूरे मोहल्ले तक फैली रहती थी। इसलिए मोहल्लों के किसी भी घर में जाने पर कोई पाबंदी नहीं थी। यानी कि घर से बाहर जाते तो केवल मोहल्लों के एक दूसरे घर में ही जाते थे, ऐसा नहीं घर आजकल होता है ना शहर में, दूसरे घर की दीवार से हमें कोई मतलब नहीं, ना घर से कोई मतलब है। यानी कि यहाँ तक कि मैं बात करूँ तो पड़ोसी में शादी हो जाती है, पड़ोसी को पता नहीं चलता कब शादी हो गई है। जब वो शादी करके दुल्हन ले आते हैं, जब कुछ छोटा मोटा प्रोग्राम ढोल नगाड़े बजाते हैं, तब पता चलता है शादी भी हो गई है। तो ऐसा पहले भी नहीं था, अब है ऐसा। हाँ बेटा, अभी बातें करेंगे, बस रुक जाओ। बल्कि कुछ घर तो परिवार का हिस्सा ही थे। आज तो मुझे बड़ी शिद्दत के साथ यह महसूस होता है कि अपनी जिंदगी खुद जीने की इस आधुनिक दबाव के महानगरों फ्लैट में रहने वालों को हमारे इस परंपरागत पड़ोस कल्चर से विच्छिन्न करके हमें कितना संकुचित, असहाय और असुरक्षित बना दिया।
है। मेरी कम से कम 1 दर्जन आरंभिक कहानियों के पात्र इसी मोहल्ले, किस मोहल्ले, ब्रह्मपुरी मोहल्ले के थे, जहां मैंने अपनी किशोरावस्था गुजार अपनी युवावस्था का आरंभ किया था। इसी मोहल्ले में किशोरावस्था गुजारी थी, युवावस्था में आरंभ कर लिया था। 1-2 को छोड़कर उनमें से कोई भी पात्र मेरे परिवार का नहीं था, यानी 5 भाई बहन और माता पिता में। बस इनको देखते सुनते उनके बीच में ही मैं बड़ी हुई, लेकिन इसकी छाप मेरे मन पर कितनी गहरी थी, इस बात का एहसास तो मुझे कहानियां लिखते समय हुआ। यानी कहने का तात्पर्य क्या है, उन्होंने जितनी भी कहानियां लिखी है, वो सब कहानियों, वो सब कविताएं, उन्होंने जो भी लिखा है, उनमें से आरंभिक 12 कहानियों में या 12 कविताओं जो भी लिखी उन्होंने 12, तो उनमें उस ब्रह्मपुरी मोहल्ले के जो सदस्य थे वही पात्र थे, 1-2 को छोड़ करके। 1-2 में मेरे परिवार के सदस्यों का जिक्र था और किसी में भी नहीं था। इतने वर्षों के अंतराल में ने भी उनकी भाव भंगिमा, भाषा किसी को भी धुंधला नहीं किया था। बिना किसी विशेष प्रयास के बड़े सहज भाव से वे उतरते चले गए थे। उसी समय के दास साहब, ये उनके पात्र एक, अपने व्यक्तित्व की आरंभिक के लिए अनुकूल परिस्थितियां पाते ही महाभोज में इतने वर्षों बाद कैसे एकाएक जीवित हो उठे, यह मेरे लिए अपने लिए आश्चर्य का विषय था। एक सुखद, यानी महाभोज एक उन्होंने उपन्यास लिखा था जिसमें 10 प्रमुख पात्र थे, तो वो एक अचानक खड़े हो उठे थे, वो उनको भी नहीं पता कैसे। उस समय तक हमारे परिवार में लड़की के विवाह के लिए अनिवार्य योग्यता थी। उम्र में तो 16 साल और शिक्षा में मैट्रिक। सन 1944 में सुशीला ने यह योग्यता प्राप्त की और शादी करके कोलकाता चली गई। ठीक है, यानी उस समय विवाह की उम्र थी कि मैट्रिक पास और 16 साल होने चाहिए। सुशीला ने दो साल बड़ी बहन थी लेखिका की, उन्होंने वह पूरा किया और शादी करके ससुराल चले गई। दोनों बड़े भाई भी आगे पढ़ाई के लिए बाहर चले गए। इन लोगों की छत्र छाया के हटते ही पहली बार मुझे नए सिरे से अपने वजूद का एहसास हुआ। जैसे ही बड़ी बहन की शादी होगी, उसमें वो 7 साल की थी, 2 बड़े भाई थे वो पढ़ने के लिए बाहर चले गए। अब सुशीला थी, वो सुशीला की शादी करके वो चली गई। अब उन्हें एहसास हुआ कि मैं भी कोई हूं यहाँ पे इस घर में। पिताजी का ध्यान भी पहली बार मुझ पर केंद्रित हुआ। लड़कियों को जिस उम्र में स्कूली शिक्षा के साथ साथ सुगढ़ गृहिणी या कुशल पाक शास्त्री बनाने के नुस्खे जुटाए जाते थे, पिताजी का आग्रह रहता कि मैं रसोई से दूर ही रहूं। रसोई को वे बटियार खाना कहते थे। कौन? उनके पिताजी। वो कहते थे कि तू रसोई से दूर रहेगी, रसोई तो क्या है, बटियार खाना है। और उनके हिसाब से वहां रहना अपनी क्षमता और प्रतिभा को भट्टी में झोंकना था। घर में आए दिन विभिन्न राजनीतिक पार्टियों के जमावाड़े होते और जमकर बहसें होती थी। यानी कि कांग्रेस के सदस्य तो थे ही थे, साथ में समाज सुधारक भी थे, और रोजाना घर में कोई ना कोई आता, वो चाय पकड़ाती, पिताजी उसे वहीं बैठा लेते, बोलते कि तू भी सुन कि देश के बाहर क्या चल रहा है, देश के अंदर क्या चल रहा है। एक बार क्या होता है कि जब वो मार्केट के बीच में जो चौपड़ होती है वहां पे भाषण दे रही थी, तो किसी दकियानूसी मित्र थे पिताजी के, वो आकर के पिताजी को भड़का कर चले गए। लेकिन एक बहुत ही गहरे मित्र थे पिताजी के भी, और मान सम्मान थे देश में भी। तो उनका नाम आता है यहाँ पर, देखो कहाँ सिखाता है। अभी अभी हम बात करेंगे शीला अग्रवाल जी की भी। नाम मेरे दिमाग में निकल गया है, 1 मिनट रुक जाओ, 1 मिनट 1 मिनट। आनंदी लाल थे, कुछ ऐसे ही थे उनके नाम। यानी कि भंडारी जी, भंडारी जी आपको क्या हुआ? ठीक है, अपनी लड़कियों, ये तो भंडारी था जो नालायक, उसको मतलब अंबालाल जी, ये ध्यान रखना। तो क्या होता है, एक बार ध्यान से सुनना। एक बार क्या होता है, वो मुख्य चौराहे के बीच में बड़ी जो चौपड़ थी उस पर वो छात्रों के साथ, युवाओं के साथ मिलकर के बड़े बड़े भाषण दे रही थी। तो भंडारी आया घर पर, और पिताजी को, दक्षिणोसी था ही बट भंडारी, वह उसके पिताजी को पता नहीं क्या क्या बात कह दे कि उसको, तुम्हें तो अपनी इज्जत का ख्याल नहीं है, बच्चियों को भी नहीं संभाल पाते, ये है वो है, फलाना ढीका, ऐसे कहकर चले गए। ठीक है, लेकिन जो जिसका मान सम्मान था, जिसका नाम अंबालाल जी, वो आए और वो कहते हैं किनको, उनके पिताजी को, कि हमें आप पर बहुत बड़ा प्राउड है, गर्व है कि आपने बेटी को बहुत अच्छी शिक्षा दी है। तो पिताजी का सर
ऊंचा हो गया और उन्होंने लेखिका को बहुत बड़ा एक मान सम्मान के रूप में उन्हें देखने लग गए और उन्हें बहुत अच्छी शाबाशी भी दी। एक बार क्या होता है कि जैसे वो जिस स्कूल से उन्होंने हाई स्कूल पास किया था उसी स्कूल को कॉलेज में बदला था। उसमें उसी समय एक शीला अग्रवाल नाम की एक प्राध्यापिका थी जो उस स्कूल में आई थी, हिंदी की अध्यापक थी। उनके साथ साथ उन्होंने ही साहित्य के ऊपर उन्होंने जोर दिया कि मनु भंडारी के ऊपर कि तुम साहित्य में बहुत अच्छा लिख सकती हो। तो वो छांट छांट कर कुछ उपन्यास कुछ कविताएं लेखिका को देती, लेखिका उसे पढ़ा करती थी। उन्होंने जैसे शेखर एक जीवनी को उन्होंने 2 बार पढ़ा तब उसे बहुत अच्छे से समझ में आया था। तो कुछ दिनों तक ऐसा चलता रहा। अब वो साहित्य में कुछ लिखना स्टार्ट कर दी। अब जैसे वो कॉलेज पहुंची तो कॉलेज में एक बार प्रिंसिपल का पत्र आता है उनके घर, लेखिका घर। तो उसमें लिखा हुआ था कि हम आपकी बच्ची को क्यों नहीं निकाले, आप आइए एक बार कॉलेज में और हम आपको बताते हैं। लेकिन जब पिताजी कॉलेज गए तब उन्होंने कहा कि पहले भी मेरे 4 बच्चे यहाँ से पढ़ करके निकले थे, किसी ने मुझे ऐसा दिन नहीं दिखाया, लेकिन ये पता नहीं मुझे क्या क्या करवाएगी, अब मैं वहां जाके कैसा क्या मुंह है दिखाऊंगा। लेकिन जैसे ही वो वहां गए तो लेखिका माँ को कह दी थी कि जब पिताजी गुस्सा शांत हो जाए तो मुझे बुला लेना, मैं किसी दूसरे घर जा रही हूँ। लेकिन जैसे ही लेखिका के पिताजी घर पर आते हैं तो उनका मान सम्मान के साथ उनका जो चेहरा था वो गए जब तो नीचे गर्दन कर गए थे, आए जब ऊंची गर्दन करके आए। क्योंकि पता चला कि प्रिंसिपल ने कहा कि एक तो तुम्हारी बच्ची है मनु है और 2 और लड़कियां इनके साथ है, 3 लड़कियों के कारण पूरी स्कूल में आंदोलन आंदोलन हो रहा है। जब वह एक इशारा कर देती है तो सभी बच्चे क्लास से आकर उनके साथ आंदोलन करने लग जाते हैं। और चाहते भी कौन, उनके पिताजी यही चाहते थे कि वो राजनीति में तो थे ही और कांग्रेस सदस्य और समाज सुधारक भी थे, वो भी ऐसा ही चाहते थे। तो उनका मान सम्मान हो गया। अब वो लेखक कहते हैं प्राउड ऑफ यू, यानी कि मुझे तुम पर क्या है, गर्व है। फिर क्या होता है अंत की हम लोग बात करें, अंत में क्या होता है कि आई एम रियली प्राउड ऑफ यू, ये सब उन्हें कहते हैं। ठीक है, अब ये चौपड़ पे कह रही है तो भंडारी उनको समझा दिया गया है। अब एक बार क्या होता है कि 1947 के मई महीने में शीला अग्रवाल कॉलेज के वालों ने उन्हें नोटिस थमा दिया, क्योंकि शीला अग्रवाल के कारण ही उनके खून लावे में बदल दिया गया था। क्योंकि साहित्य में भी शीला अग्रवाल ने ही मोड़ा था और राजनीति में भी पिताजी का साथ था ही, लेकिन लेखिका का भी साथ उसमें उसमें शीला अग्रवाल का साथ भी उसमें था। लड़कियों को भड़काने और कॉलेज का अनुशासन बिगाड़ने के आरोप में, यानी कि क्या होता है 1947 में जब देश को आजाद कराने की, स्वतंत्र कराने की एक सभी के जुबान पर सभी प्रयास कर रहे थे, तो 1947 में क्या होता है कॉलेज वालों ने शीला अग्रवाल को एक नोटिस थमा दिया कि वो बच्चों को बिगाड़ रही है अनुशासन के आधार पर, अनुशासन में नहीं है वो बच्चे और कॉलेज का अनुशासन बिगाड़ रहे हैं और लड़कियों को भड़काने के आरोप में। इस बात को लेकर हुड़दंग नए मचे, इसलिए जुलाई में 3rd ईयर की क्लासेस बंद करके हम 2-3 छात्राओं का प्रवेश निषिद्ध कर दिया। यानी जुलाई के माह में देखो, मई में तो शीला अग्रवाल को नोटिस दिया गया, जुलाई में जैसे 3rd ईयर, अब 2nd ईयर वो पास 2nd ईयर में थी लेखिका और लेखिका की सहेलियां, तो क्या होता है कि जुलाई में 3rd ईयर को बंद कर दिया। 3rd ईयर बंद कर दिया मतलब लेखिका बंद होगी स्कूल में, तो फिर वो आंदोलन करती हैं बाहर बैठ करके। हुड़दंग तो बाहर रहकर भी इतना मचाया कि कॉलेज वालों को अगस्त के आखिर में 3rd ईयर खोलना पड़ा। यानी जुलाई में बंद किया, अगस्त में 3rd ईयर खोलना पड़ा, लेखिका को इस कॉलेज में दाखिला मिल गया। जीत की खुशी पर सामने खड़ी बहुत बड़ी चीर प्रतिशत खुशी के सामने यह खुशी बिला गई। यानी हम लोग भूल गए शताब्दी की सबसे बड़ी उपलब्धि थी 15 अगस्त 1947, यानी कि जिस दिन हमारा देश स्वतंत्र हुआ था 15 अगस्त 1947 को। तो ये एक कहानी है, मनु भंडारी जी द्वारा लिखित है एक कहानी यह भी। अब हम लोग पढ़ेंगे कौन सा, नौबत खाने में इबादत। उससे पहले मैं आप लोगों से कुछ 2-4 मिनट बातें कर लेता हूँ। कुछ बच्चे बातें कर रहे हैं, क्या पूछना चाहते हो प्यारे बच्चों, आप लोग पूछ लीजिएगा, फिर हम लोग इसकी शुरुआत करते हैं। क्या पूछना चाहते हो जल्दी से। कोई बात नहीं, जिसको जो कर रहा है वो करने दो बेटा, जो पढ़ना है उसको पढ़ लो। बताए क्या बातें हो रही हैं। कभी परीक्षा से कोई क्वेश्चन नहीं आएगा, नहीं आएगा बेटा। आयुष कोई बात नहीं बेटा, आप पढ़ाई करो। सर ब्रेक ब्रेक नहीं होगा बेटा, आज कंप्लीट कराऊंगा मैं गद्यखंड। ग्रामर में कंप्लीट करवा दूंगा बाद में, चिंता मत करो।
कवि परिचय से कोई क्वेश्चन नहीं आएगा। हेलो बेटा संजय गुप्ता। जयसवाल तुम्हारे पास ए है तो ए को ध्यान में रखो, बी को भूल जाओ। हाँ ठीक है, कल नहीं लेंगे। और बताओ। ठीक है, लेटर मैंने करवा दिया है बहुत अच्छे से और वापस भी करवा दूंगा। चलो ठीक है, फालतू की बातें करो तुम, काम की बातें नहीं करे। चलो हम लोग नौबत खाने में इबादत पढ़ लेते हैं। नौबत खाने में इबादत। नौबत खाने इबादत पर्ची सेना इबादत उस्ताद बिस्मिल्लाह खां पर रोचक शैली में लिखा गया एक व्यक्ति चित्र है। अब मुझे बताना इसके नौबत खाने इबादत के लेखक कौन है, जल्दी से मुझे बताओ, कौन बताएगा। ठीक है, और यह शब्द चित्र किस पर लिखा गया, उस्ताद बिस्मिल्लाह खां। यानी कि बिस्मिल्लाह खां का नाम याद आया मतलब शहनाई याद आई, शहनाई याद आई मतलब उस्ताद बिस्मिल्लाह खां जी याद आ गए। ठीक है। हाँ, यतीन्द्र मिश्र ने, लेखक का नाम आ चुका है यहीं पर ही, यतीन्द्र मिश्र ने बिस्मिल्लाह खां का परिचय तो दिया ही, साथ ही उनकी रुचियों, उनके अंतर्मन की बुनावट, संगीत की साधना, लगन को संवेदनशील भाषा में व्यक्त किया है। कहने का तात्पर्य क्या है, उन्होंने उनके अंतर्मन की बनावट भी रची है, उनकी संगीत साधना और लगन को संवेदनशील भाषा में व्यक्त भी किया है। कहने का तात्पर्य क्या, पूरा लेखा जोखा उन्होंने उस्ताद बिस्मिल्लाह खां का यहाँ पर लिखा गया है। उन्होंने यह भी स्पष्ट किया गया कि उन्होंने यह भी स्पष्ट किया गया कि संगीत एक आराधना है। आराधना, पूजा, अर्चना, प्रार्थना ये सब अलग अलग है। इसका विधि विधान है, इसका शास्त्र है, इस शास्त्र से परिचित आवश्यक है। सिर्फ परिचय ही नहीं, उसका अभ्यास जरूरी है, और अभ्यास के लिए गुरु शिष्य परंपरा जरूरी है, पूर्ण तन्मयता जरूरी है, धैर्य जरूरी है, मंथन जरूरी। कहने का तात्पर्य क्या है, आप किसी भी चीज के बारे में बताते हो, किसी यानी कि संगीत के बारे में बता रहे हो, तो संगीत एक आराधना है, विधि विधान है, शास्त्र परिचय आवश्यक, सब कुछ चाहिए। उसके लिए हमें क्या है, धैर्य रखना जरूरी है, मंथन रखना जरूरी है, तन्मयता भी जरूरी है, और परंपरा भी जरूरी है, और अभ्यास भी जरूरी है। वह लग्न और धैर्य बिस्मिल्लाह खां में रहा, यानी कि ये सब कुछ चीजें किसमें थी, बिस्मिल्लाह खां में थी। तभी 80 वर्ष की उम्र में भी उनकी साधना चल, 80 वर्ष के जब हो चुके थे तब भी वो बांसुरी बजाया करते थे। यतीन्द्र मिश्र संगीत की शास्त्रीय परंपरा के गहरे जानकार हैं। इस पाठ में इसकी कई अनुगुंजे हैं जो पाठ को बार बार पढ़ने के लिए आमंत्रित करती हैं। भाषा सहज पुराण प्रसंगों में संदर्भ में भरी हुई है। कहने का तात्पर्य क्या है, उन्होंने शास्त्रीय परंपरा के बारे में बताया, संगीत के परंपरा के बारे में बताया। तो जब यतीन्द्र मिश्र जी ही जानते हैं अच्छे संगीत के बारे में, तभी तो वो बता सकते हैं, तभी उन्होंने ऐसा बताया गया है, सब कुछ बताया उन्होंने। कुछ शब्द संपदा है, कुछ शब्दार्थ है, आप लोगों से पूछा जाएगा। नौबत खाने में इबादत में ड्योडी शब्द आई है, उसका अर्थ क्या है, तो दहलीज है। नौबत खाना क्या होता है, प्रवेश द्वार के ऊपर जो मंगल ध्वनि बजाने का स्थान होता है उसे नौबत खाना कहते हैं। रियाज अभ्यास है, मार्फत द्वारा है, श्रृंगी है, सिंह का बना एक वाद्य यंत्र है। मूर्छंग होता है एक प्रकार का लोक। ध्यान रखना, जो येलो कलर्स में जो शब्द किया है, हाईलाइट किया है, वो तो आप लोगों को पढ़ना है प्यारे बच्चों। तो श्रृंगी तो क्या है, एक सींग का बना वाद्य यंत्र है। मूर्छंग क्या है, एक प्रकार का लोक वाद्य यंत्र है। और नेमत क्या है, ईश्वर की देन, सुख धन दौलत है। सजदा माथा टेकना है, जब मुस्लिम धर्म के लोग होते हैं ना जो सजदा करते हैं, अपन लोग ईश्वर से प्रार्थना करते हैं हिंदू के, तो सब अपने अपने ईश्वर को किसी प्रकार से एक तरीका होता है सभी का, वही तरीका यहाँ है। इबादत होता है उपासना करना, तासीर होता है गुण प्रभाव असर होता है, श्रुति होता है शब्द ध्वनि, उहापोह है उलझन या अनिश्चितता होता है, तिलिशम होता है जादू, गमक होता है खुशबू सुगंध, अजादारी होता है मातम करना या दुख मनाना, बस्तूर होता है कायदे से या तरीके, ये सब याद करना है, आप लोगों को ध्यान रखना है। नैसर्गिक होता है स्वाभाविक या प्राकृतिक जिसे कहते हैं, दाद होता है शाबाशी देना, तालीम होती है शिक्षा, अदब होता है कायदा या साहित्य, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह ये एक तरीका है मुस्लिम धर्म में, तमाम तारीफ ईश्वर के लिए करना, जिजीविसा जीने की इच्छा होता है, शिरकत होता है शामिल होना, ये ध्यान रखना है, अल्हम्दुलिल्लाह। ठीक है। हाँ, अब पढ़ते हैं हम लोग पाठ का सार।
1916 से 1922 के आसपास की काशी, यानी कि ये काशी से स्टार्ट होता है, 1916 से 1922 के मध्य की बात है। पंचगंगा घाट स्थित बालाजी मंदिर की ड्योढ़ी, ड्योढ़ी होता है ना, आपको अभी अभी बताया था, बताओ क्या होता है ड्योढ़ी का अर्थ, क्या बताया था मैंने, याद है आप लोगों को, दहलीज, ठीक है, ध्यान रखना। ड्योढ़ी का नौबत खाना और नौबत खाने से निकलने वाली मंगल ध्वनि। अमीरुद्दीन अभी सिर्फ 6 साल का, अमीरुद्दीन किसका नाम है, बिस्मिल्लाह खां जी का, ये ध्यान रखना है, बचपन का नाम है। अभी तक वो कितने साल का, 6 साल का था। और बड़ा भाई शमसुद्दीन 9 साल का था, यानी कि उसका बड़े भाई का नाम शमसुद्दीन था और बिस्मिल्लाह खां का नाम क्या था, अमरुद्दीन था। अमरुद्दीन 6 साल का था और बड़ा भाई शमसुद्दीन 9 साल का, 3 साल का अंतर था। अमरुद्दीन को पता नहीं कि राग किस चिड़िया को कहते हैं, यानी अमरुद्दीन को बिल्कुल नहीं पता राग क्या है, किस चिड़िया का नाम है। और ये लोग हैं मामूजान वगैरह जो बात बात पर भीम पलासी और मुल्तानी कहते रहते हैं। क्या वाजिब मतलब हो सकता है इन शब्दों का, इस लिहाज से अभी उम्र नहीं हुई, यानी इन शब्दों को समझने का मतलब अभी उसकी उम्र नहीं हुई है। अमरुद्दीन की जान सके इन भारी शब्दों का वजन कितना, यानी शब्दों का अर्थ जान सके, अभी तक उनकी उम्र नहीं है। गोया इतना जरूर है कि अमरुद्दीन व शमसुद्दीन के मामा द्वय सादिक हुसैन व अली बख्श देश के जाने माने शहनाई वादक है। शहनाई वादक बेटा, मेरे मुंह से शायद एक बार बांसुरी निकला था, शहनाई वादक है, ध्यान रखना, थोड़ा उसे सही कर लेना। सादिक हुसैन और अली बख्श, ठीक है, हाँ वो ध्यान आपको रखना है, बांसुरी मैंने गलती से निकल गया था, तो वो शहनाई वादक, थोड़ा सा ध्यान रखना है, ठीक है। तो उनके मामा जी और उनके सादिक हुसैन और अली बख्श वो क्या है, जाने माने देश के क्या है, शहनाई वादक है। विभिन्न रियासतों के दरबार में बजाने जाते रहते हैं। रोज नामचे के रोज रोज नामचे में बालाजी का मंदिर सबसे ऊपर आता है। हर दिन की शुरुआत वही डोडी पर होती है, कहां से, बालाजी मंदिर से। मंदिर के विग्रहों को पता नहीं कितनी समझ है, तो रोज बदल बदल कर मुल्तानी, कल्याण, ललित और कभी भैरव रागों को वो सुनते रहते थे। ये खानदानी पेशा है अलीबख्श के घर का। उनके अब्बाजान भी यही डोडी पर शहनाई बजाया करते, अली बख्श के पिताजी हैं वो भी बालाजी की मंदिर की डोडी पर ही शहनाई बजाया करते थे। अमरुद्दीन का जन्म डुमराव बिहार के एक संगीत प्रेमी परिवार में हुआ। 5-6 वर्ष डुमराव में बिताकर वह नाना के घर ननियाल काशी आ गए, यानी 1916 से 1922 तक, ये ध्यान रखना है, उस समय की बात यहाँ लिखी गई है। और जब वो 5-6 साल तो डुमराव बिहार में बिताया, और जब 6 साल के हो गए थे वो जब काशी आ गए थे। डुमराव का इतिहास में कोई स्थान बनता हो ऐसा नहीं लगा कभी भी, पर यह जरूर है कि शहनाई और डुमराव एक दूसरे के लिए उपयोगी हैं। शहनाई बजाने के लिए रीड का प्रयोग, यानी कि देखो शहनाई की हम लोग बात करें, डुमराव की बात करें, तो शहनाई मतलब उस्ताद बिस्मिल्लाह का, डुमराव मतलब उस्ताद बिस्मिल्लाह, क्यों, डुमराव बिहार में तो उनका जन्म हुआ था, और शहनाई वो बजाया, शहनाई किससे बजाया करते, रीड से बजाया करते थे। रीड अंदर से पोली होती है जिसके सहारे शहनाई को फूंका जाता है, बजाया जाता है। रीड नरकट एक प्रकार की घास से बनाई जाती है। डुमराव में मुख्यतः सोन नदी के किनारों पर पाई जाती है, यानी जो नरकट होता है वह एक प्रकार की रीड होती है, जिससे रीड बनती है, वह एक प्रकार की घास है जो सोन नदी के किनारे पाई जाती है। इतनी ही महत्ता है इस समय डुमराव की जिसके पास कारण शहनाई जैसा वाद बजता है, यानी कि डुमराव की महत्ता इतनी है कि सोन नदी है, वहां पर एक रीड है, घास है, नुकीली घास, जिससे शहनाई बजाई जाती है, बस इतनी ही महत्ता यहाँ पर बताई गई है। फिर अमीरुद्दीन जो हम सबके प्रिय हैं, अपने उस्ताद बिस्मिल्लाह खां साहब हैं। उनका जन्म स्थान भी डुमराव ही है। उनके परदादा उस्ताद सलार हुसैन खां डुमराव ही निवासी थे। बिस्मिल्लाह खां उस्ताद बेगमर बख्श खां और मिट्ठन के छोटे साहबजादे हैं, ये ध्यान रखना है। उनके परदादा का नाम सलार हुसैन खां, वो डुमराव के, और बिस्मिल्लाह खां उस्ताद बेगमर बख्श खां और मिट्ठन के छोटे साहबजादे हैं। अमरुद्दीन अभी उम्र 14 साल की है, यानी कि इसकी बिस्मिल्लाह खां की, मसलन बिस्मिल्लाह खां की उम्र अभी 14 साल है, वही काशी है दोनों की, वही पुराना बालाजी का मंदिर जहां बिस्मिल्लाह खां को नौबत खाने रियाज के लिए जाना पड़ता है। मगर एक रास्ता है बालाजी मंदिर तक जाने का। यह रास्ता रसूलन बाई और बतुलन बाई के
यहाँ से होकर जाता है। इन बालाजी मंदिर जाने का एक रास्ता है जहाँ से रसूलन भाई और बतूलन भाई कुछ गाने गाया करते, क्या क्या थे वो हम में भी बात करते हैं। इस रास्ते से अमीरुद्दीन को जाना बहुत अच्छा लगता। इस रास्ते न जाने कितने तरह के बोल बनाव, कभी ठुमरी, कभी टप्पे, कभी दादरा के मार्फत ड्योडी तक पहुंचते पहुंचते रहते थे। कहने का तात्पर्य क्या है, जो रसूलन भाई बतूलन भाई थी वो कभी टप्पा, कभी ठुमरी, कभी दादरा ये गाते थे, जो बिस्मिल्लाह खां जी को बहुत अच्छे लगते थे। मंदिर तक पहुंचते पहुंचते वो उनको सुना करते थे। रसूलन और बतूलन जब गाती तब अमरुद्दीन को बहुत ज्यादा खुशी मिला करती थी। अपने ढेरों साक्षात्कारों में बिस्मिल्लाह खां साहब ने स्वीकार किया कि उन्हें अपने जीवन के आरंभिक दिनों में, ध्यान रखना क्वेश्चन पूछा जाएगा, संगीत के प्रति आसक्ति इन्हीं गायिका बहनों को सुनकर मिली। यानी कि रसूलन और बतूलन बाई के जीवन के आरंभिक दिनों में यहीं से उन्हें संगीत की शिक्षा प्राप्त हुई थी। एक प्रकार से उनकी अबोध उम्र में अनुभव की सलेट पर संगीत प्रेरणा की वर्णमाला रसूलन भाई और बतूलन भाई ने उकेरी है, यानी स्टार्ट ही उनसे हुई है। वैदिक इतिहास में शहनाई का कोई उल्लेख नहीं मिलता, ध्यान रखना, वैदिक इतिहास में शहनाई का कोई उल्लेख नहीं मिलता है। इसे संगीत शास्त्र के अंतर्गत सुशीर वाद्यों में गिना जाता है, यानी संगीत शास्त्र के अंदर शहनाई को सुशीर वाद्यों में गिना जाता है, लेकिन वैदिक इतिहास में शहनाई का कोई स्थान नहीं आता। अरब देश में फूंक बजाए जाने वाले वाद्य जिसे नाड़ी, नरकट या रीड होती है उसको न, यानी अरब देश में इसको न बोला जाता है, जो फूंकर बजाए जाते हैं। शहनाई को शाहने अर्थात सुशीर वाद्यों में शाह की उपाधि दी गई। सुशीर वाद्यों में शाहने या सुशीर, या हम लोग कह सकते हैं शाह की उपाधि दी गई है सुशीर वाद्यों में। और जो अरब देश में जो फूंकर जो बजाए जाते हैं उन्हें क्या कहा जाता है, उन्हें न कहा जाता है। 16वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में तानसेन के द्वारा रची बंदिश, जो संगीत राग कल्पद्रुम से प्राप्त होती है, में शहनाई, मुरली, वंशी, श्रृंगी एवं मूर्छंग आदि का वर्णन है। यानी कि जो तानसेन द्वारा रची बंदिश और संगीत राग जो कल्पद्रुम से प्राप्त होती है उसमें इन सब का उल्लेख हमें प्राप्त होता है। अवधि पारंपरिक लोकगीतों एवं चैती में शहनाई का उल्लेख बार बार मिलता है। यानी कि अवधि पारंपरिक लोकगीतों एवं चैताई का हमें शहनाई, अवधि पारंपरिक लोकगीतों में और चैती में शहनाई का बार बार उल्लेख मिलता है। ध्यान रखना, जो लोकगीत हैं अवधि भाषा में रचे गए हैं और चैती जो गाया जाता है उसमें शहनाई का बार बार उल्लेख मिलता रहता है। मंगल का परिवेश प्रतिष्ठित करने वाले यह वाद इन जगहों पर मांगलिक विधि विधानों के अवसर पर ही प्रयुक्त होते हैं। कौन? शहनाई। ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना है। दक्षिण भारत के मंगलवाद नागशौरम की तरह शहनाई प्रभाती की मंगल ध्वनि का संपूरक, ध्यान रखना, संपूरक में जो मंगल ध्वनि संपूरक माने जाते हैं उसमें है नागशौरम की तरह ही शहनाई को माना जाता है, प्रभाती की मंगल ध्वनि का भी संपूरक माना जाता है। शहनाई के इसी मंगल ध्वनि के नायक बिस्मिल्लाह खां साहब 80 बरस से सुर मांग रहे हैं, यानी 80 बरस तक वो शहनाई बजा रहे हैं। सच्चे सुर की नेमत, 80 बरस की पांचों वक्त वाली नमाज इसी सुर को पाने की प्रार्थना में खर्च हो जाती है। लाखों सजदे इसी एक सच्चे सुर की इबादत में खुदा के आगे झुकते हैं। वे नमाज के बाद सजदे में गिड़गिड़ाते हैं, मेरे मालिक एक सुर बख्श दे, सुर में वह तासीर पैदा कर दे, कर कि आंखों से सच्चे मोती की तरह अनगढ़ आंसू निकल आए। उनको यकीन है कभी खुदा यूं ही उन पर मेहरबान होगा और अपनी झोली से सुर का फल निकाल कर उनकी ओर उछालेगा, फिर कहेगा ले जा अमरुद्दीन, इसको खा ले और कर ले अपनी मुराद पूरी। देखो कितना अच्छा लिखा गया है लेखक ने। अपने उहापों क्या था, असमंजस की स्थिति से बचने के लिए हम स्वयं किसी शरण, किसी गुफा को खोजते हैं जहां अपनी दुश्चिंताओं, दुर्बलताओं को छोड़ सके, वहां से फिर अपने लिए एक नया तिलिस्म, तिलिस्म क्या होता है, एक जादू गढ़ सके, यानी कि कुछ भी कमियां हो हम कहते हैं ऐसा जादू आए इन कमियों को सबको दूर कर दे और हम बस सुखी सुखी जीवन प्राप्त करें। हिरन अपनी महक से परेशान पूरे जंगल में उस वरदान को खोजता है जिसकी गमक उसी में समाई, यानी हिरन जो होता है वह उसकी महक से परेशान होता है, पूरे जंगल में उस महक को ढूंढता है, लेकिन वो उसकी नाभि में ही रहता है, उसको पता नहीं रहता। 80 बरस से बिस्मिल्लाह खां यही सोचते आए हैं कि सातों सुरों को बरतने की तमीज उन्हें सलीके से अभी तक क्यों नहीं आई है। यानी कि देखो विश्व में शहनाई के नाम से, शहनाई गुरु के नाम से वो जाने जाते हैं, लेकिन फिर भी कहते हैं कि अच्छे सुर अभी मुझे प्राप्त क्यों नहीं हुए हैं।
बिस्मिल्लाह खां और शहनाई के साथ जिस एक मुस्लिम पर्व का नाम जुड़ा है वह है मुहर्रम। ध्यान रखना, मुहर्रम का महीना वह होता है जिसमें शिया मुसलमान हजरत इमाम हुसैन एवं कुछ उनके वंशजों के प्रति आजादारी शोक मनाते हैं। कहने का तात्पर्य क्या है, जो मुहर्रम का महीना होता है उसमें शिया मुसलमान हजरत इमाम हुसैन व कुछ उसके वंशज के प्रति शोक मनाते हैं। ये मुहर्रम के महीना है। पूरे 10 दिनों का शोक वे बताते हैं कि उनके खानदान का कोई व्यक्ति मुहर्रम के दिनों में न तो शहनाई बजाता है न ही किसी संगीत के कार्यक्रम में शिरकत ही करता है। यानी कि मुहर्रम के पूरे दिन 10 दिनों का शोक बनता है और उनके खानदान में कोई व्यक्ति मुहर्रम के दिनों में न तो शहनाई बजाता है न कोई संगीत कार्यक्रम में वो भाग लेते हैं। शिरकत यानी भाग लेना। 8वीं तारीख उनके लिए खास महत्व, यानी 8वीं जो तारीख है उनके लिए खास महत्व है। इस दिन बिस्मिल्लाह खां साहब खड़े होकर शहनाई बजाते व दाल मंडी में फातमान के करीब 8 किलोमीटर की दूरी पैदल चलकर रोते हुए नोहा बजाते जाते हैं। इसी दिन का कोई राग नहीं बजता है, यानी केवल क्या बजाते हैं, वो नोहा बजाते हैं। 8 किलोमीटर की दूरी तक पैदल जाते हैं, 9 बजा और कोई भी राग नहीं बजता उस समय। राग रागनियों की अदायगी का निषेध है इस दिन, यानी कि कोई भी राग रागनी नहीं गाया जाए। निषेध यानी मनाही है, कोई भी कुछ भी नहीं गाएगा, केवल क्या नोहा बजाया जाएगा। उनकी आंखें इमाम हुसैन और उनके परिवार के लोगों की शहादत में नम रहती है। आजादारी होती है, हजारों आंखें नम, हजार बरस की परंपरा पुनर्जीवित। मुहर्रम क्या होता है, संपन्न होता है। एक बड़े कलाकार का सहज मानवीय रूप ऐसे अवसर पर आसानी से दिख जाता है। मुहर्रम के गमजदा माहौल से अलग कभी कभी सुकून के क्षणों में भी वे अपनी जवानी के दिनों को याद कर लेते हैं। मुहर्रम के दिनों, क्योंकि उस समय शहनाई तो बजाई नहीं जाती, कुछ भी नहीं बजा। 8वें दिन था तो 8 किलोमीटर पैदल चलकर वो नोहा बजाया करते और कुछ कोई राग रागनियाँ नहीं होती, तो अपने बचपन के दिनों को याद कर लिया करते थे। वे अपने रियाज को कम, उन दिनों के अपने जुनून को अधिक याद किया करते थे। अपने अब्बाजान और उस्ताद को कम, पक्का महाल की कुलसुम के हलवाई की कचौरी वाली दुकान, गीता बाली और सुलोचना को ज्यादा याद करते। देखो कहते हैं ना, प्यार प्रेम कभी भी किसी को भी किसी भी समय हो सकता है, तो इनको सुलोचना से था। कैसे सुलोचना उनकी पसंदीदा हीरोइन रही थी। बड़ी रहस्यमय मुस्कुराहट के साथ वे गालों पर चमक आ जाती थी, जैसे सुलोचना का नाम लिया आ जाती। और उस समय 6 आने का मूवी देखा, अभी देखते हैं। खां साहब की अनुभवी आंखें और जल्दी ही खिस से हंस देने की ईश्वरीय कृपा आज भी बदस्तूर कायम है। इसी बाल सुलभ हंसी में कई यादें बंद भी हैं। देखो क्या है, वे जब उनका जिक्र करते हैं तब फिर उसी नैसर्गिक यानी प्राकृतिक आनंद में आंखें चमक उठती हैं। किसका नाम, सुलोचना का नाम आता है तब। अमीरुद्दीन तब सिर्फ 4 साल का रहा होगा। छुपकर नाना को शहनाई बजाते हुए सुनता था। रियाज के बाद जब अपनी जगह से उठकर चले जाएं तब जाकर वो ढेरों छोटी बड़ी शहनाइयों की भीड़ से अपने नाना की वाली शहनाई ढूंढता, एक एक शहनाई को फेंक कर खारिज करता जाता और सोचता, लगता है मीठी वाली शहनाई दादाजी कहीं और रखकर चले गए। कहने का तात्पर्य क्या है, जब वो अमरीदुन सिर्फ 4 साल का था तो उनके नाना जी जब शहनाई बजाया करते तो रियाज करके जब उठकर चले जाते तो उस मीठी आवाज वाली बांसुरी को वो शहनाई को ढूंढते थे। और बाद में एक एक शहनाई को वो खारिज कर देते कि यह भी नहीं है, यह भी नहीं, तो वो सोचते कि मीठी जो बांसुरी थी वो उनको कहीं पर छुपा कर चले गए हैं। जब मामू अली बख्श खां जो उस्ताद भी थे शहनाई बजाते हुए सम पर आए तब धड़ से एक पत्थर जमीन पर मारता था। सम पर आने की तमीज उन्हें बचपन में ही आ गई थी, मगर बच्चे को यह नहीं मालूम था कि दाद वह करके दी जाती है, सिर हिलाकर दी जाती है, पत्थर पटक कर नहीं दी जाती। और बचपन के समय फिल्मों के बुखार के बारे में तो पूछना ही क्या। उस समय 3rd क्लास के लिए 6 पैसे का टिकट मिलता। 3rd क्लास के लिए जब सुलोचना की टिकट मिलती थी ना, सुलोचना की फिल्म लगती थी, तो अमरुद्दीन के चेहरे पर खुशी होती और उस समय 6 पैसे का 3rd क्लास का टिकट मिला करता था। अमरुद्दीन 2 पैसे मामू जान से लेते, 2 पैसे मौसी से लेते, 2 पैसे नानी मौसी और मामू, मामू मौसी और नानी, ध्यान रखना पूछा जाएगा। फिर घंटों लाइन में लगकर टिकट हासिल करता, फिर भी घंटे लाइन में 2 पैसे लेता मामू से, 2 पैसे लेना मौसी से, 2 पैसे नानी से, 6 पैसे इकट्ठे करके घंटों लाइन में खड़ा होकर सुलोचना की फिल्म की टिकट खरीदा। इधर सुलोचना की नई फिल्म
नई फिल्म सिनेमा हॉल में आई, उधर अमृदून अपनी कमाई लेकर चला फिल्म देखने, जो बालाजी मंदिर पर रोज शहनाई बजने से उसे मिला करती थी। यानी कि बालाजी मंदिर पर जो रोज शहनाई बजाते वहां से जो पैसा प्राप्त होता है वो 6 पैसे इकट्ठे करके और कहाँ चला जाता, फिल्म देखने के लिए चला जाता था। ठीक है। खां साहब की एक रीड 15 से 20 मिनट के अंदर ही गीली हो जाती है। यानी बिस्मिल्लाह खां जब शहनाई बजाते तो रीड जो होती है नरकट से, जो एक नुकीली घास से बंधी, जो नोसो नदी किनारे मिलती है डुमराव बिहार में, तो वह 15 से 20 मिनट में गीली हो जाती है, फिर उसे चेंज करनी पड़ती है। तब वे दूसरी रीड का इस्तेमाल कर लिया करते हैं। अक्सर कहते हैं क्या करें मियाँ, ई काशी छोड़कर कहाँ जाएं, गंगा मैया भी यहाँ है, बाबा विश्वनाथ भी यहाँ है, बालाजी का मंदिर भी यहाँ है, यह हमारे खानदान की कई पुश्तों में कुछ पुश्तों ने शहनाई बजाई है, हमारे नाना तो वहीं बालाजी मंदिर में बड़े प्रतिष्ठित शहनाई बाज रह चुके हैं। यानी कि जब उनसे पूछे ना कोई क्या आप यहीं पर रहोगे, तो कहते हैं कि हमारे खानदान पूरा यहीं रहा है, हम जाएं कहाँ, विश्वनाथ भी यहाँ है, बालाजी मंदिर भी यहाँ है, सब कुछ यहाँ है, तो जाएं भी कहाँ जाएं। काशी ये ध्यान रखना, बहुत अच्छा सवाल बनेगा। काशी किसकी पाठशाला है? संस्कृति की पाठशाला है। शास्त्रों में इसे आनंद कानन के नाम से जानते हैं। किसको? काशी को। काशी में कलाधर हनुमान और नृत्य विश्वनाथ भी प्रसिद्ध है। काशी में बिस्मिल्लाह खां है, काशी में बिस्मिल्लाह खां है, काशी में कलाधर हनुमान नृत्य विश्वनाथ है। काशी को शास्त्रों में आनंद कानन के नाम से जाना जाता है। ठीक है। हाँ, ये क्वेश्चन ध्यान रखना है, उनको मत रखना, कोई दिक्कत नहीं, जरूरी नहीं, लेकिन ये तो पढ़ना है आप लोगों को। आप यहाँ संगीत को भक्ति से, भक्ति को किसी भी धर्म के कलाकार से, कजरी को चेती से, विश्वनाथ को विशालाक्षी से, बिस्मिल्लाह को गंगा द्वार से अलग करके नहीं देख सकते। यानी कहने का तात्पर्य क्या है, संगीत को भक्ति से अलग नहीं किया जा सकता, भक्ति को धर्म के कलाकार से अलग नहीं किया जा सकता, कजरी को चेती से अलग नहीं किया जा सकता, विश्वनाथ को विशालाक्षी से अलग नहीं किया जा सकता, बिस्मिल्लाह खां गंगाद्वार से अलग करके हम लोग बिल्कुल भी काशी को नहीं देख सकते। अक्सर समारोह एवं उत्सव में दुनिया कहती ये बिस्मिल्लाह खां है। बिस्मिल्लाह खां का मतलब बिस्मिल्लाह खां की शहनाई, ध्यान रखना। शहनाई का तात्पर्य बिस्मिल्लाह खां का हाथ, ये आपको ध्यान में रखना है। एक दिन क्या होता है, एक प्रोग्राम में वो शहनाई बजाते, तो वहां पे किसी दिन एक शिष्या ने डरते डरते खां साहब को टोका, बाबा आप यह क्या करते हैं, इतनी प्रतिष्ठा है आपकी, अब तो आपको भारत रत्न भी मिल चुका है, यह फटी तहमद न पहना करें, अच्छा नहीं लगता, जब भी कोई आता है आप इसी फटी तहमद में सबसे मिलते हैं। खां साहब मुस्कुराए। यानी कि एक बार किसी प्रोग्राम में शहनाई बजाने गए, वहां उनकी शिष्या ने पूछा कि आप ये फटी तहमद में आप क्यों आ जाते, आपको भारत रत्न मिल चुका है, तो फिर वो थोड़ा मुस्कुरा दिया करते हैं। लाड से भरकर बोले, दत्त पगले, भारत रत्न हमको शहनाइया पे मिला है, लुंगिया पे नहीं। वो कहता है, दत्त पगली, यह जो भारत रत्न मिला है मुझे शहनाइया पर मिला है, किसी लुंगिया पर नहीं। तुम लोगों की तरह बनाव श्रृंगार देखते रहते तो उम्र ही बीत जाती, हो चुकती शहनाइया। जैसे तुम लोगों की तरह यदि श्रृंगार, जैसे हम लोग कितना श्रृंगार करते हैं चेहरे पर, आजकल लड़कियों को देखो चली जाती 2-2 घंटे तक श्रृंगार ही नहीं होता कंप्लीट, तो ऐसा करते तो फिर शहनाई कौन बजाता, ऐसा कहते। तब क्या खाक रियाज हो पाता? ठीक है बिटिया, आगे से नहीं पहनेंगे, मगर इतना बता देते हैं कि मालिक से यही दुआ है, फटासुर न बख्शे, लोंगिया का क्या है, आज फटी है तो कल सी जाएगी। यानी कि फिर वो कहते हैं कि अल्लाह से, मालिक से यही दुआ है, मुझे फटासुर न दे, लोंगिया का तो क्या है, आज नहीं तो कल सिल जाएगी। ठीक है। सन 2000 की बात है, पक्का महल काशी विश्वनाथ से लगा हुआ अधिकतम इलाका से मलाई बर्फ बेचने वाले जा चुके हैं। यानी 2000 की बात है, सब मलाई बेचने वाले सब जा चुके हैं। खां साहब को इसकी कमी खलती है। अब देसी घी में वह बात कहाँ, और कहाँ वह कचौड़ी जलेबी की। खां साहब को बड़ी शिद्दत से कमी खलती है। अब संगीतियों के लिए गायकों के मन में कोई आदर भी नहीं रहा। यानी कहने, अब आप कोई भी संगीत बजा देना उसका कोई आदर भी नहीं करता है, ऐसा वो कह रहे हैं। 2000 की बात है। काशी में जिस तरह बाबा विश्वनाथ और बिस्मिल्लाह खां एक दूसरे के पूरक रहे हैं, उसी तरह मुहर्रम, ताजिया और होली, अबीर गुलाल की गंगा जमुनी संस्कृति की एक दूसरे से पूरक रहे हैं। ठीक है। हाँ, अब देखो आगे, भारत रत्न से लेकर इस देश के ढेरों विश्वविद्यालयों
कि मानद उपाधियों से अलंकृत संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार पद्म विभूषण जैसे सम्मानों से नहीं बल्कि अपनी अजय संगीत यात्रा के लिए बिस्मिल्लाह खां साहब भविष्य में हमेशा संगीत के नायक बने रहेंगे। 90 वर्ष की भरी पूरी आयु में 21 अगस्त 2006 को, ध्यान रखना 21 अगस्त 2006 को संगीत रसिकों की हार्दिक सभा से विदा हुए खां साहब की सबसे बड़ी देन हमें यही है कि पूरे 80 बरस उन्होंने संगीत को संपूर्णता और एकाधिकार से सीखने की जिजीविषा को अपने भीतर जिंदा रखा है। देखो हम लोग सारांश पढ़ रहे हैं पाठ का, क्या पढ़ रहे हैं? पाठ का क्या पढ़ रहे हैं हम लोग? सारांश पढ़ रहे हैं प्यारे बच्चों। और सारांश में मैंने कैसे किया है, यानी कि जो पीले कलर्स में यानी येलो कलर्स में जिन शब्दों को हाईलाइट किया है वो आपको पढ़ना है प्यारे बच्चों। व्हाइट कलर वाले छोड़ देना, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मैं तो ये मानता हूँ यदि एग्जाम में कंप्लीट करना है तो आपको कंप्लीट पढ़ना। मैं तो केवल सारांश पढ़ा रहा हूँ, इनको ध्यान रखना। अभी जो आगे संगीत संस्कृति वाला चैप्टर आ रहा है ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसको आपको ध्यान में रखना है। सभ्यता और संस्कृति को आजकल किसी ने भी अच्छे समझा भी नहीं है और आप लोगों को अब ये समझना है। हाँ भाई, क्या बातें चल रही है? तुम लोग पढ़ रहे हो, क्या कर रहे हो भाई? कोई बात नहीं बेटा, तुम पढ़ते रहो। कोई बात, फालतू की बातें करने वाले बच्चे हैं ना, जा सकते हैं बेटा। पढ़ लो यार, तुम्हारा पेपर है। अभी नहीं पढ़ो फिर कब पढ़ोगे? तो महत्वपूर्ण चैप्टर इसको और देख लो, फिर बातें करते रहना तुम लोग। संस्कृति निबंध में हमें सभ्यता और संस्कृति से जुड़े अनेक जटिल प्रश्नों से टकरान की प्रेरणा देता है। सभ्यता और संस्कृति को हमें इसमें समझना है। इस निबंध में बदंत आनंद कोसलाइन जी ने अनेक उदाहरण देकर यह बताने का प्रयास किया है कि सभ्यता और संस्कृति किसे कहते हैं, दोनों एक ही वस्तुएं या अथवा अलग अलग हैं। उन्होंने हमें समझाने की कोशिश की सभ्यता और संस्कृति अलग अलग है या एक है। वे सभ्यता को संस्कृति का परिणाम मानते हैं। ध्यान रखना, बहुत अच्छा क्वेश्चन बनता है। सभ्यता को किसका परिमाण मानते हैं? संस्कृति का परिमाण मानते हुए कहते हैं कि मानव संस्कृति अविभाज्य वस्तु है, यानी कि मानव संस्कृति को हम लोग विभाजित नहीं कर सकते हैं। उन्हें संस्कृति का बंटवारा करने वाले लोगों पर आश्चर्य होता है और दुख भी, यानी उन्होंने जो संस्कृति का जो लोग बंटवारा करते हैं ना, उन्हें आश्चर्य भी होता है और उन लोगों पर अपने अंदर दुख भी होता है। उनकी दृष्टि में जो मनुष्य के लिए कल्याणकारी नहीं है, उनकी दृष्टि में जो मनुष्य के लिए कल्याणकारी नहीं है वह न सब और न संस्कृति, यानी उनकी जो लोग इनको संस्कृति का बंटवारा करते हैं उन लोगों के लिए जो चीज कल्याणकारी नहीं होती है, न तो वह सभ्यता और न वह संस्कृति वे लोग मानते हैं। अब देखिए, जो शब्द सबसे कम समझ में आते हैं और जिनका उपयोग होता है वे सबसे अधिक, ऐसे दो शब्द सभ्यता और संस्कृति। दो शब्द ऐसे हैं जो लोगों को सबसे कम समझ में आते हैं लेकिन इनका सबसे ज्यादा प्रयोग हम लोग करते हैं। इन दो शब्दों के साथ जब अनेक विशेषण लग जाते हैं तो उदाहरण के लिए जैसे भौतिक सभ्यता, आध्यात्मिक सभ्यता, क्या यह एक ही चीज है अथवा दो वस्तुएं? यदि दो हैं तो दोनों में क्या अंतर है? हम इसे अपने तरीके से समझने की कोशिश करते हैं। उन्होंने कहा है कि सभ्यता और संस्कृति अलग अलग है, दोनों एक है तो फिर क्या है ये? तो लेखक ने कहा है कि हम इन दोनों को कुछ अंतर है तो इनको दोनों को हम समझने की कोशिश करते हैं। कल्पना कीजिए उस समय की जब मानव समाज का अग्नि देवता ने साक्षात नहीं हुआ था। आज तो घर घर में चूल्हा जलता है। जिस आदमी ने पहल आग का आविष्कार किया होगा वह कितना बड़ा आविष्कर्ता होगा, यानी कि जब लोग जानते नहीं थे आग के बारे में तो सबसे पहले जिसने आविष्कर्ता किया आग का तो वह कितना बड़ा आविष्कर्ता माना जाएगा। अथवा कल्पना कीजिए उस समय की जब मानव ने सुई धागे का परिचय न था, यानी कि कल्पना कीजिए जिस समय सुई धागे का परिचय नहीं था कि दो कपड़ों को जोड़कर एक किया जा सकता है, उसे तन रखा जा सकता है। तो सोचो जिसने सोचा और वो सोचो जिसने इसका आविष्कार कर दिया सुई धागे का। जिस मनुष्य के दिमाग में पहल बात आई होगी कि लोहे के एक टुकड़े को घिसकर उसके एक सिरे को छेद कर और छेद में धागा पिरोकर कपड़े के दो टुकड़े एक साथ जोड़े जा सकते हैं, वह भी कितना बड़ा आविष्कर्ता रहा होगा जिसने ये सोचा कि लोहे के एक टुकड़े को छेदो, फिर एक सिरे पर उसे पतला करो, एक सिरे पर उसे
उसमें छिद्र निकाल दो, फिर उसमें धागा पिरो करके दो कपड़ों को एक किया जा सकता है। याग का आविष्कार कर रहे हैं। इन्हीं दो उदाहरणों पर विचार कीजिए। पहले उदाहरण में एक चीज है किसी व्यक्ति विशेष की आग का आविष्कार कर सकने की शक्ति, और दूसरी चीज है आग का आविष्कार। यानी किसी ने सोचा आग का आविष्कार करने की शक्ति, और किसी ने आग का आविष्कार भी कर दिया। इसी प्रकार दूसरे सुई धागे के उदाहरण में एक चीज सुई धागे का आविष्कार कर सकने की शक्ति, और दूसरी चीज है सुई धागे का आविष्कार। दोनों अलग अलग हैं, किसी ने सोचा, किसी ने आविष्कार कर दिया। दोनों सबसे बड़े क्या है? आविष्कर्ता है। जिस योग्यता, प्रवृत्ति अथवा प्रेरणा के बल पर आग का व सुई धागे का आविष्कार हुआ, वह है व्यक्ति विशेष की संस्कृति। वो क्या है? आविष्कारता करने वाला संस्कृति है। और उस संस्कृति द्वारा जो आविष्कार हुआ, जो चीज उसने अपने दूसरों के लिए आविष्कृत की, उसका नाम है सभ्यता। कहने का तात्पर्य क्या है? मान लो इस पेन का मैंने आविष्कार किया, मैंने पेन बनाया है, तो ये है संस्कृति। और जब इसका लोग प्रयोग करते हैं तो वह कहलाती है सभ्यता। ये ध्यान, कपड़े पहनना एक सभ्यता है, संस्कृति नहीं है। वो सोच जिसने कपड़े का आविष्कार किया है वो है संस्कृति। ये ध्यान रखना है। जिस व्यक्ति में पहली चीज जितनी अधिक और जैसी परिष्कृत मात्रा में होगी, वह व्यक्ति उतना ही अधिक व वैसा ही परिष्कृत आविष्कर्ता होगा। ये ध्यान आपको रखना है। एक संस्कृत व्यक्ति किसी नई चीज की खोज करता है, किंतु उसकी संतान को वह अपने पूर्वज से अनायास ही प्राप्त हो जाती है। यानी कि एक संस्कृत व्यक्ति होता है, एक सबसे बड़ा आविष्कार करता है, उसने किसी चीज की खोज की, लेकिन उसे अपने बच्चों को वह फ्री में ही अनायास मिल जाता है, लेकिन हम उसे सबसे बड़ा आविष्कर्ता नहीं कहेंगे। जिस व्यक्ति की बुद्धि ने अथवा उसके विवेक ने किसी भी नए तथ्य का दर्शन किया, वह व्यक्ति ही वास्तविकता संस्कृत व्यक्ति है। उसकी संतान जिसे अपने पूर्वज से वह वस्तु अनायास बिना प्रयास के प्राप्त हो गई, वह अपने पूर्वज की भांति सभ्य भले ही बन जाए, संस्कृत नहीं कहला सकता। यानी कहने का तात्पर्य क्या है? माता पिता द्वारा जो व्यवसाय हमें प्राप्त होता है, जिसमें हमने कुछ अलग नहीं किया है अपने दिमाग से, तो हम लोग उसे सभ्यता कहेंगे, संस्कृति नहीं कहेंगे। उसे सबसे बड़ा आविष्कर्ता नहीं कह सकते हम लोग, क्योंकि वह तो उसका प्रयोग कर रहा है, वह सभ्यता ही होगी। भले ही बन जाए पर संस्कृत नहीं कहलाएगा, यानी आविष्कर्ता नहीं कहलाएगा। एक आधुनिक उदाहरण ले, न्यूटन ने गुरुत्वाकर्षण सिद्धांत का आविष्कार किया, वह संस्कृत मानव था। यानी कि न्यूटन ने गुरुत्वाकर्षण का आविष्कार किया तो उसे हम संस्कृत मानव कह सकते हैं। लेकिन आज के युग का भौतिक विज्ञान का विद्यार्थी न्यूटन के गुरुत्वाकर्षण से तो परिचित है ही, लेकिन उसके साथ उसे और भी अनेक बातों का ज्ञान प्राप्त है, जिससे शायद न्यूटन भी अपरिचित रहा। यानी कि न्यूटन ने गुरुत्वाकर्षण का आविष्कार किया तो वह एक संस्कृत मानव, लेकिन आज के भौतिक विज्ञान, फिजिक्स का विद्यार्थी है, फिजिक्स का स्टूडेंट है, उसे उस गुरुत्वाकर्षण के बारे में और भी ज्यादा ज्ञान हो गया जो न्यूटन को भी नहीं था, लेकिन हम इसे न्यूटन से अधिक संस्कृत व्यक्ति या आविष्कर्ता नहीं कह सकते हैं। सबसे पहले आविष्कार करने वाला वही कहलाता है एक संस्कृत व्यक्ति। यह ध्यान रखना है। चाहे मान लो इस पेन का मैंने आविष्कार किया है, अब इसमें कोई कुछ ऐड करता है तो मैंने आविष्कार किया है, तो मेरे से ज्यादा वो संस्कृत व्यक्ति नहीं होगा। ये आपको ध्यान में रखना है। ऐसा होने पर भी हम आज के भौतिक विज्ञान को विद्यार्थी को न्यूटन की अपेक्षा अधिक सभ्य भले ही कह सके, पर न्यूटन जितना संस्कृत नहीं कह सकते। सभ्य तो है, यानी कि सभ्यता तो है, उसका प्रयोग करना वह जानता है। अधिक सभ्य कह सकते हैं, लेकिन संस्कृत अधिक नहीं कह सकते। रात के तारों को देखकर न सो सकने वाला मनीषी हमारे आज के ज्ञान का ऐसा प्रथम पुष्कर्ता था। भौतिक प्रेरणा, ज्ञानेप्सा, क्या ये दो ही मानव संस्कृति के माता पिता? यानी कि भौतिक प्रेरणा और ज्ञानेप्सा, क्या ये भौतिक मानव संस्कृति के माता पिता हैं? दूसरे मुंह में कोर डालने के लिए जो अपने मुंह का कोर छोड़ देता है, उसको यह बात क्यों और कैसे सूझती है? रोगी बच्चे को सारी रात गोद में लिए जो माता बैठी रहती है, वह आखिर ऐसा क्यों करती है? सुनते ही रूस का भाग्य विधाता लेनिन अपने डेस्क में रखे डबल रोटी के सूखे टुकड़े स्वयं न खाकर दूसरों को खिला दिया करता है। तो रूस के लेनिन जो रूस के जन्मदाता हैं, उसने जब उसे भूख लग रही थी तो डेस्क में रखे डबल रोटी के जो टुकड़े थे वो खुद न खाकर सामने वाले भूखे इंसान को देता है। तो उससे बड़ा आविष्कर्ता उसे नहीं कह सकते। आज हमने उससे सीखा है, रूस के लेनिन से। रूस का आविष्कर्ता है, जन्मदाता है, भाग्य विधाता है, उससे हमने सीखा है कि खुद न खाकर यदि हम लोग अपना भी भूख है, लेकिन अपनी भूख है उसको
अंदर नजरअंदाज करके हम दूसरों की भूख मिटाते हैं। तो हमसे बड़ा संस्कृत व्यक्ति इस जमाने में कोई नहीं है, जैसे लेनिन है, उसने स्वयं न खाकर दूसरों को खिलाया है। वह आखिर ऐसा क्यों करता है? संसार के मजदूरों को सुखी देखने का शौपन देखते हुए कार्ल मार्क्स ने अपना सारा जीवन दुख में बिताया। यानी कि कार्ल मार्क्स से सबसे बड़ा संस्कृत व्यक्ति और कौन है? स्वयं सुखी रह सकता था, लेकिन मजदूरों को सुखी देखने के लिए उसने सारा जीवन दुख में बिताया, उन्हीं के लिए अपना पूरा जीवन बिता दिया, क्या क्या होना चाहिए, क्या क्या नहीं होना चाहिए। और इन सबसे बढ़कर आज नहीं, आज से 2500 वर्ष पूर्व सिद्धार्थ ने अपना घर केवल इसलिए त्याग दिया कि किसी तरह तृष्णा के वशीभूत लड़ती करती मानवता सुख से रहे। यानी कि बुद्ध ने अपना नाम करने के लिए ऊंचा नहीं, यानी कि जो जनता है जो एक दूसरे लड़ती करती है वो समझ सके, उनको सुख प्राप्त हो सके, तो उनसे बड़ा संस्कृत व्यक्ति इस समाज में नहीं हो सकता। हमारे समझ में मानव संस्कृति की जो योग्यता आग व सुई धागे का आविष्कार कराती है वह भी संस्कृति है, जो योग्यता तारों की जानकारी कराती है वह भी है, जो योग्यता किसी महामानव के सर्वस्व त्याग कराती है वह भी संस्कृति है। कहने का तात्पर्य क्या है? लेनिन ने अपनी डबल रोटी त्याग दी, खुद ने खाकर दूसरों को खिलाया। कार्ल मार्क्स स्वयं दुखी रहा पूरा जीवन मजदूरों को सुखी रखने के लिए। न्यूटन जिसने गुरुत्वाकर्षण का आविष्कार किया। तो ये सब संस्कृति है। अब इनका प्रयोग करने वाला जो है, इनका देख करके जो कार्य करता है, तो वो एक सभ्यता है, संस्कृत नहीं कहेंगे हम उसे। और सभ्यता है, संस्कृति का परिणाम है। बातों से संस्कृति सी जब तो, यदि कोई मैं इसका आविष्कार करूंगा तो संस्कृति है, मैं संस्कृत मानव है। अब इसका जो प्रयोग करेगा वो एक सभ्यता कहलाएगा। तो सभ्यता है वो संस्कृति का क्या है? परिणाम है। हमारे खाने पीने के तरीके, हमारे ओढ़ने पहनने के तरीके, हमारे गमनागमन के साधन, हमारे परस्पर कट मरने के तरीके, सब हमारी क्या है? सभ्यता है। ये सब क्या है? हमारी एक सभ्यता के रूप में कार्य करती है। संस्कृति के नाम से जिस कूड़े करकट के ढेर का बोध होता है वह न संस्कृति है न रक्षणीय वस्तु है। संस्कृति के नाम पर जिस कूड़े करकट के ढेर का बोध होता है वह न तो संस्कृति न ही रक्षणीय वस्तु है। क्षण क्षण परिवर्तन होने वाले संसार में किसी भी चीज को पकड़कर बैठा नहीं जा सकता। यानी कि हर पल परिवर्तन होने वाले संसार में कोई भी चीज को पकड़कर हम लोग बैठ नहीं सकते हैं। मानव ने जब जब प्रज्ञा और मैत्री भाव से किसी नए तथ्य का दर्शन किया है तो उसने कोई वस्तु नहीं देखी है जिसकी रक्षा के लिए दलबंदियों की जरूरत है। मानव संस्कृति एक अविभाज्य वस्तु, ध्यान रखना, मानव संस्कृति क्या है? एक अविभाज्य वस्तु है। और उसमें जितना अंश कल्याण का है वह अकल्याणकर की अपेक्षा श्रेष्ठ नहीं, स्थायी भी है। यानी कहने का तात्पर्य क्या है? जितना वो हमारा कल्याण करती है वह अकल्याणकारी नहीं हो सकती है। ठीक है, ये है हमारा चैप्टर। तो कहने का तात्पर्य क्या है? संस्कृति चैप्टर में हमें दो चीजें बात ध्यान रखनी है, सभ्यता और संस्कृति। हम लोग कहें संस्कृति उसे कहते हैं या संस्कृत मानव उसे कहते हैं जिसमें सबसे पहले किसी चीज के बारे में सोचने की शक्ति अलग होता है, लेकिन उसका आविष्कार करने वाला अलग होता है, वो एक संस्कृत मानव कहलाता है। इन सबसे पहले जिसने भी आग का आविष्कार किया तो वो उससे बड़ा सुसंस्कृत व्यक्ति कोई नहीं हो सकता, वह एक संस्कृति है। लेकिन जब उस आग का आविष्कार करने के बाद में जिन लोगों ने उसका प्रयोग किया वह एक सभ्यता है। हम एक कपड़े पहनते हैं, श्रृंगार करते हैं या बाल कंगी यानी कंगी का हम प्रयोग कर रहे हैं तो हमारी सभ्यता है। लेकिन कंगी बनाने वाला जो इंसान है वो संस्कृत मानव है और वही क्या है? सबसे बड़ा आविष्कर्ता है। इसीलिए सभ्यता को संस्कृति का परिणाम माना गया है। तो बताइए जल्दी से, ये हमारे हो गए गद्यखंड। गद्यखंड कंप्लीट हो चुका है, पदखंड कंप्लीट हो चुका है। दोनों के दोनों सेशन आप लोग देख लीजिए, वन शॉट मैंने करवा दिया है। किसी को और समस्या है तो वो पूछ लीजिएगा बेटा, जल्दी से बताइए मुझे और क्या समस्या है आप लोगों को। थैंक यू बेटा, क्या नाम है? मील जी, धन्यवाद। मैं बता दूंगा 15 को प्लान क्या है हमारा। चलो फिर ठीक है बेटा, तो हमारा गद्यखंड समाप्त हो गया। उम्मीद करता हूं जिन लोगों ने शुरू से लेकर एंड तक पढ़ा है बहुत अच्छा लगा मुझे भी। तो अब हमारा बचा कृतिका भाग 2 का गद्यखंड।
जिसमें तीन चैप्टर हैं वो भी हम लोग पढ़ लेंगे बाद में, ठीक है। तो अभी के लिए इतना ही, धन्यवाद, थैंक यू सो मच। जिसने अभी तक लाइक नहीं किया वो लाइक भी कर दें प्यारे बच्चों, काफ़ी समय हो गया पढ़ाते हुए, ठीक है। ओके, थैंक यू सो मच बेटा, बाय बाय।